पेपर सोल्यूशन 2024 ये फार्माकोलॉजी यानी सेकेंड ईयर का आपका पेपर है। ये टॉपर बैच का पोर्शन है। ठीक है, इसमें क्या क्या हम देखने वाले हैं आपको बता देते हैं। ये आपके सामने जो फार्माकोलॉजी का पेपर हुआ था, ये पेपर कब हुआ था देख सकते हैं 22 जून 2024 को ये पेपर हुआ था। ठीक, अब इस पेपर का हम आज एनालिसिस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप करके एकदम अच्छे तरीके से। ठीक, तो अब देखिए ये आप सामने पेपर है जो आपका जून में होगा, ये तो कंफर्म हो चुकी है क्योंकि बीटीयू बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल साइट पे जारी कर दिया गया है आपका टाइम टेबल। ठीक, अब इसमें क्या क्या चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे याद रखना, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें सबसे अच्छे तरीके से हम पूरी तरीके से एकदम अच्छे पूरे पाल पोर्शन को डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। सारी पेन वगैरह कहाँ से चली गई भाई। ठीक है, इसमें देखिए हम इसमें पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं किसका, फार्माकोलॉजी का। ठीक है, फार्माकोलॉजी का पेपर सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। पेपर आपका जो 2024 में हुआ था। ठीक, अभी तक आपसे अनुरोध है, आपने अभी तक टॉपर बैच नहीं ज्वाइन किया। ठीक है, टॉपर बैच ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप टॉपर बैच ज्वाइन कर लीजिए, यही आपकी नैया पार कराएगा। टॉपर बैच में 2022 का जितना भी पेपर सोल्यूशन है, 2023 का 2024 का पेपर सोल्यूशन आपको कराया जाएगा और लास्ट में आपको एक सुपर 25 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको 25 यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। 10 आपके लॉन्ग रहेंगे, आपके 14 शॉर्ट रहेंगे और लास्ट में आपको क्या दिया जाएगा। ठीक है, 30 अथवा 50 1 मार्क के क्वेश्चन दिए जाएंगे, चाहे एमसीक्यू वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी को पूरा डिटेल में देखने वाले। बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं सर इसमें हम क्लासिफिकेशन कर ही नहीं पाते। टेंशन लेने का नहीं भाई, ठीक है, केवल ज़िंदगी में टेंशन देने का, वो भी अपने दूसरे को। ठीक है, तो देखिए ये फार्माकोलॉजी पेपर है। कोड की बात की जाए तो 2606 है। इसके पहले हम फार्माकोलॉजी इंग्लिश मीडियम पढ़ा चुके हैं, ये आपका हिंदी मीडियम। बहुत सारे भाई देखिए हिंदी मीडियम कैसे लिखा जाता है, एकदम से सटीक तरीके से लिखेंगे। ऑल क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें साफ साफ लिखा इंग्लिश वर्जन का ज़्यादा महत्व दिया जाएगा कंपेयर टू हिंदी। ठीक, बट हिंदी इंग्लिश दोनों लिख सकते हैं, कोई नहीं। ठीक, बोथ वर्जन में पेपर उपलब्ध होता है, यहाँ सामने दिया गया। प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप मोबाइल फ़ोन नंबर तथा किसी भी तरह का नोट वगैरह मत चिपकाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, अब पार्ट वगैरह आप तो जानते हैं, सेकेंड ईयर में पहुँच चुके हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होता। पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चन होते हैं हर एक क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं। ठीक, 6 30 नंबर आपका यहाँ से मिलता है। हेलो सर, यस सर। ठीक, इसमें देखिए क्या क्या देखने वाले। कोई 7 क्वेश्चन, पहले में कोई 7 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और सब्जेक्ट बना दें। चलो इसे बंद करके पहले बना ही देते हैं भाई। पहले जो किया जाता उसको, यार समझदार आदमी फर्स्ट ईयर में तो है नहीं, अब सेकेंड ईयर में है, सारा सब्जेक्ट का बनाया जाएगा। आप टॉपर बैच केवल अच्छे तरीके से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो आपको यहाँ से टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए, किन्हीं 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा, एक्सप्लेन इन डिटेल वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन 2022 में, 2023 में और 2024 में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। ठीक, अब इसको क्या कैसे इन सबको हम अच्छे तरीके से देखते हैं। क्या लिख रखा है, अब इनका हम सोल्यूशन की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में क्या दिया गया आप ध्यान से सुनिए। आपको ऐसे हेडिंग प्यारा सा डालना, ब्लैक इसके से रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, आप सुने होंगे कि यह दवाइयाँ जो लेना मुंह के द्वारा लेना, ये दवाइयाँ हमारे स्किन पे लगानी है, ये इंजेक्शन के रूप में लेना। वो भी इंजेक्शन जब लेंगे तो आईएम देंगे कि आईवी देंगे, मतलब मसल में लगाएंगे या वेंस में लगाएंगे, ये सब भी मायने रखता है। तो वही चीज लिखा वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स। अब परिभाषा क्या देखती है इसके ध्यान से सुनिए। रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा दवा को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। कोई भी चीज, कोई भी दवा हो, किसी भी रूट के द्वारा हमारे शरीर के अंदर डाली जाती है, उसी को रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक, रोग के उपचार के लिए दवा को एक विशिष्ट चरण के माध्यम से शरीर में दिया जाता। अब डिपेंड करता है जैसे भी मान लेते कोई बेहोशी हालत में रहेंगे तो कहीं यहीं ले भैया गैसिक टिकिया खा ला, ऐसा नहीं होते तो उसे हम इंजेक्शन देते हैं। यस सर, इंजेक्शन देते हैं। तो सिंपल सा क्या होती, कोई भी दवा जब हमारे शरीर के अंदर किसी भी रूट के द्वारा डाली जाती है अथवा प्रवेश की जाती है उपचार के लिए, तो उसको हम रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक, अब इसका क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर दे दिया गया है। देखिए रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हमारे
सिलेबस में दो में है, सिस्टमेटिक और लोकल रूट के अंदर। लोकल को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, यानी लोकल रूट में देखा जाए तो बुक के अंदर लोकल दिया है, कहीं कहीं ट्रॉपिकल भी लिखा रहता है, उसका कोई टेंशन मत लीजिएगा। सिस्टमेटिक रूट एक ऐसा रूट होता है जिसे हम अपने शरीर के अंदर इंजेक्शन के द्वारा इंटर कराते हैं। क्या कर देते हैं, इंजेक्शन के, अब कौन आ गया जी, इसी में कौन फोन करने लगा, ठीक है, इसमें क्या कर देते हैं, इंजेक्शन के जरिए हम, ठीक है, ठीक है, इंजेक्शन के जरिए हम क्या कर देते हैं, इनको देते हैं। जैसे इसमें पहला तुम्हारे पास क्या था, सॉरी, सिस्टमैटिक, हम अपने शरीर के अंदर इनको लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास पैरेंटल के, मतलब ये हम मुंह के द्वारा भी खा सकते हैं और पैरेंटल के द्वारा दिया जा सकता है। इसमें सबसे पहले आ जाता है इंटरनल। इसके अंतर्गत तुम्हारे पास ऐसी दवाइयाँ जैसे ओरल में आती हैं। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, सबलिंगुअल आती है, ठीक है, ये आपके सामने सबलिंगुअल आता है। नेक्स्ट में देखा जाए तो आपके सामने रेक्टल ड्रग्स आती है, ये 3 दवा इसके अंतर्गत आती है। पैरेंटल के अंतर्गत ऐसी दवाएं जो हमें इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर डाली जाती है। इसमें एग्जाम्पल में देखा जाए तो आईवी इंजेक्शन दिया जाता है, आईएम इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सब क्यूटेनियस देखा जाता है, सब क्यूटेनियस दिया जाता है। तो बहुत सारी दवाएं होती हैं। और सुने होंगे इनहेलेशन के द्वारा हम क्या कर देते हैं, इनके शरीर के अंदर इंटर कराते हैं। तो ये सब जो दवाइयाँ होती हैं इसको दिया जाता है, इनहेलेशन में दी जाती है। उसके साथ साथ देखा जाए तो हमारे पास कौन सी दवाइयाँ होती हैं, ट्रांसडर्मल भी होती हैं, जो हमारे स्किन के नीचे इंटर कराई जाती हैं। तो ये इसके अंतर्गत आती हैं। अब लोकल रूट क्या होगा, ऐसी दवाइयाँ जो हमारे ऊपर से लगाई जाती है। जैसे सुने होंगे आप अंटमेंट का नाम सुने होंगे, किसमें, अंटमेंट का नाम सुने होंगे। उसके साथ साथ आप क्रीम का नाम सुने होंगे। तो ये सब इसी के अंतर्गत आती है, ठीक। तो ये हो गया रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। अब लॉन्ग में दिया गया तो थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा इंटरनल रूट में पहला ओरल रूट। देखिए इसको देखा जाए तो सबका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे, अब इसको एडवांटेज डिसएडवांटेज करेंगे तो कम से कम 2 पेज में जाएगा, 2-3 पेज तो आराम से चला जाएगा। बट हम शॉर्ट में एकदम से लिखें, ओरल रूट, इस रूट में दवा को मुंह के द्वारा शरीर में प्रवेश कराया जाता है। पहला पॉइंट, ओरल रूट में मुख्यतः टैबलेट कामा कैप्सूल कामा सिरप आदि आते हैं। वो यानी ओरल रूट के अंतर्गत देखा जाए तो टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप आदि आते हैं। इनका एब्जॉर्शन स्टमक में होता है और में दे दिया जाता है, और लीवर क्या कर देता है, ब्लड में भेज दिया जाता है, ब्लड से जिस टारगेट पे पहुंचाना है वहां पर पहुंचा दिया जाता है। ये हो जाएगा आपके बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास सबलिंगुअल टैबलेट। अब ये रूट क्या होता है, इसमें दवा को हम जीभ के नीचे रखते हैं। तो इस रूट में दवा को, ठीक है, दवा को जीभ के नीचे रखा जाता और वहीं पर वो गल जाता और गल के हमारे शरीर के अंदर अवशोषित हो जाता। तो क्या लिखा, मुख में विघटित हो जाता। विघटित मतलब टूट जाता, धीरे धीरे छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, ठीक, मतलब घुल जाता है। घुल के शरीर में क्या हो जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। किसके अंतर्गत, सबलिंगुअल के अंतर्गत आती है, ठीक। अब यहाँ से तुम्हारे पास नेक्स्ट में रूट कौन सा होता है, रेक्टल रूट। इस रूट के जरिए हम क्या कर देते हैं, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के जो सबसे बाहरी भाग होता है जिसे हम रेक्टल अथवा एनस कहते हैं। एनस के थ्रू ऐसे एक इतनी बड़ी इसकी यूथुआ होता है, ठीक, स्टिक होती है आगे टैबलेट रख के हमारे क्या होता है, एनस के थ्रू हमारे रेक्टम में डाल दिया जाता है। इस रूट में दवा को रेक्टम में प्रवेश कराया जाता है। रेक्टम, किसी को बवासीर हो गया, पाइल्स हो गया, तो उनको सही करने के लिए इस कैटेगरी की दवा दी जाती है और ये बहुत कम काम करती है, ठीक है, और इसका साइड इफेक्ट कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जो पेशेंट दवा ओरल नहीं ले पाता उसको ये दिया जाता है और बवासीर के पेशेंट वगैरह में दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, पैरेंटल रूट क्या होता है, इस रूट में देखा, पैरेंटल रूट में हम दवा को इंजेक्शन में भरकर शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। वो किसी भी थ्रू हो सकता है, आईवी के थ्रू हो सकता है, आईवी मतलब इंट्रावेनस के थ्रू हो सकता है। दूसरा आईएम के थ्रू हो सकता है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इंट्रा मसल की में हम क्या कर सकते हैं, इंटर करा सकते हैं। सब क्यूटेनियस मतलब चमड़े के नीचे आप लगा सकते हैं, ठीक, चमड़े के नीचे क्यूटिलियस लेयर होती है उसमें लगाया जाता है। आदि के में हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू ही दिया जाता है। इस रूट में दवा हमारे स्टमक तथा लीवर में अब्जॉर्ब नहीं होती है। अब बताइए तुम, ठीक है, सीधे हम जैसे लीवर में अब्जॉर्ब होकर तब ब्लड में जाती, सीधे हम इंजेक्शन लिए और नस के अंदर इंटर करा दिए, नस के अंदर इंटर करा दिए, बस काम खत्म हो जाएगा था। तो इस रूट में, ठीक है, इस रूट में दवा हमारे स्टमक अथवा लीवर में अब्जॉर्ब नहीं होती है, ठीक। जय हिंद सर,
ठीक है। तो इस रूट में तुम्हारे पास हो जाती है। फिर क्या लिख रखा, पेरेंटल रूट हमारे शरीर में 100% बायोएबिलिटी का काम करते हो। याद रखना, जितने भी अब कोई आपसे मान ले क्वेश्चन पूछे, ठीक है, 100% बायोएबिलिटी किसकी होती, तो पेरेंटल रहे या रेक्टल रहे या कुछ भी रहे, तो सबसे पहले आपको किस पे मानना है, पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट जो होता है हमारे शरीर के अंदर 100% बायोएबिलिटी होती, मतलब हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम करती है। ठीक, अभी कोई इमरजेंसी केस में होता तो देखेंगे इंजेक्शन दिया जाता है, उनको थोड़ी ना दिया जाता ला भैया टैबलेट खा, ऐसा नहीं होता है। ठीक, इसके अंतर्गत अब नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा टॉपिकल रूट, मतलब टॉपिकल रूट मतलब केवल आपको ऊपर से लगाया जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग, हाँ 50 बार बोलिए, जय हिंद जय हूँ, सब यहीं बोल डालो। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, टॉपिकल रूट में दवा को एक्सटर्नल किया जाता है, यानी एक्सटर्नल यूज किया जाता है। एक्सटर्नल मतलब केवल बाहरी लगाया जाता है। जैसे किसी को दर्द हो रहा है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि लो भैया हमारे पास टैब ये लीजिए और लगा लीजिए, अब सही हो जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ बोला जाता है, एक्सटर्नल यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्रीम आ गई, ऑइंटमेंट आ गई, जेल आ गई और लोशन आदि आते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों में ये सारी चीज़ें आती हैं। कौन कौन, क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट, जेल और लोशन वगैरह आते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इन चीज़ों में आते हैं और ये देखा जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। यह रूट शरीर में स्टमक तथा लीवर में एब्जॉर्ब नहीं होते, मतलब इस रूट की दवाइयाँ क्या होती हैं हमारे शरीर के और लीवर में एब्जॉर्ब नहीं होती। क्यों, क्योंकि हम ऊपर से केवल अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इन सब चीज़ के बारे में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, ट्रांसडर्मल रूट। अब ट्रांसडर्मल रूट क्या होती है, ऐसी रूट जो केवल हम क्या करते थे, त्वचा में यानी त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कराया जाता है। एक्चुअल में शरीर में जाता नहीं है, केवल हमारे ऊपरी सतह पर आता है। तो इस रूट में दवा को त्वचा के माध्यम से प्रवेश कराया जाता है, त्वचा के माध्यम से प्रवेश कराया जाता है, जो अपना काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया इन सब चीज़ के बारे में। ठीक, अब ये हो गया यहाँ से। अब आगे थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, ठीक, फिर क्या दे रखा है, ठीक, इसका सबसे अच्छा रोगी को सुविधाजनक तथा अनुपालन करना। अब बताओ, जैसे कोई क्रीम लगा रहा है, ठीक है, तो ट्रांसडर्मल, इसमें क्या कर देते हैं, जैसे किसी पर्सन का स्किन लिया और इसी के अंदर इंटर करा दिए। जैसे किसी को अभी रेबीज का इंजेक्शन लगवाना, तो उनको सही करने के लिए हम ट्रांसडर्मल का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा है आपका पहले क्वेश्चन का पूरा फुल आंसर। क्या लिखना पड़ेगा, वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए कहा था, तो हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, कौन सी दवाइयाँ दे दी हैं, लिख रखा है व्हाट इज NSAID, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में। फिर इसका क्या करना पड़ेगा, आपको क्लासिफिकेशन वगैरह पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक, प्लीज़ अभी इसे कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। ठीक, आपके लिए देखा जाए तो, और किसी के यानी ये पोर्शन में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका हम क्या कर देते हैं, आपको डिफिनेशन और क्लासिफिकेशन बताते हैं। तो आपके सामने इसका आंसर यहाँ रहा। देखिए, आपको ऐसे हेडिंग डालना पड़ेगा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। देखिए क्या क्या पूछा है, हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पूछा है NSAID क्या होता है, तो यहाँ से सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना भाई। ठीक, फिर क्या दे रखा, क्लासिफिकेशन इसका बताना पड़ेगा और एग्जाम्पल के साथ इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके सामने लिख रखा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के बारे में। अब ये क्या होता है गुरुदेव, इनके बारे में समझिए। सुनेंगे किसी को चोट लग गई, सूजन हो गया, तो सूजन में क्या कर देते, इसी कैटेगरी की दवा दी जाती है। क्या लिख रखा है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट एक ऐसा दवा है जिसका उपयोग सूजन कामा दर्द कामा बुखार आदि के उपयोग में किया जाता। तो लिखा के लिए किया जाता है, जो सामने अपना दिया गया है। नेक्स्ट में क्या लिखा, ठीक, इसका उपयोग और कहाँ कर सकते हैं, किसी पर्सन का सर दर्द कर रहा है, गठिया में सबसे ज़्यादा डाइक्लोफेनेक का प्रयोग किया जाता है। चोट में, मानसिक धर्म में, माफिक धर्म में एक तुम्हारे पास आता है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, उनके दौरान एक मेफनॉमिक एसिड आता है, तो उसको सही करने के लिए ठीक मानसिक धर्म में प्रयोग किया जाता है, जो सेफ दवा होती है। आदि अन्य स्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में NSAID बोला जाता है। इसका फुल नेम भी याद रख लेना भाई, क्योंकि एक नंबर में पूछा जाता है भाई। ठीक, तो ये हो गया यहाँ से। क्लासिफिकेशन देखा जाए तो इससे 3 में कैटेगराइज किया गया। देखिए बहुत इजी तरीके से हमने क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल 1 2 2 आप याद रखेंगे, अपना काम हो जाएगा। क्या लिखा,
नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर आते हैं, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। दूसरा सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर के अंतर्गत आते हैं। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन के अंतर्गत 3 में कैटेगराइज किया गया। दोबारा पढ़ते हैं, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, यहीं पर आप याद रख लिए, नहीं क्योंकि सर आप दोबारा काहे पढ़ाते हैं। देखिए हम जब बोलते हैं तो आप कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेंगे तो बहुत चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ठीक, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर के अंतर्गत ये एग्जाम्पल अभी पढ़ेंगे, यानी सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर और एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन में काम आती है। इसमें नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर के अंतर्गत पहला एग्जांपल तुम्हारे पास एस्पिरिन आ गया, दूसरा आइबुप्रोफेन आ गया, डाइक्लोफेनेक आ गया, मेफनामिक एसिड आ गया, साइक्लोफेनाक आ गया है। ठीक है, तो ये आपके सामने इतना दी गई हैं दवाओं के नाम। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर के अंतर्गत आती हैं। इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाती है, यानी क्या लिखा, सेलोकॉक्सी आता है, मेलाक्जिकैम आता है। तो इसमें 2 एग्जाम्पल, एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है पैरासीटामॉल। बच्चा जानता है पैरासीटामॉल के बारे में। तो ये डिफिनेशन हो गई और क्लासिफिकेशन हो गई है। उसके बाद क्या कहा भाई, इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। तो इसको हम पलटते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन। तो यहाँ पर लिखा गया आपके सामने, यहाँ से देख सकते हैं इंडिकेशन के बारे में। ठीक, अब इंडिकेशन क्या होता है, इंडिकेशन मतलब उपयोग, मतलब इस कैटेगरी की दवा कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। पहला एनाल्जेसिक में, यानी दर्द निवारक के रूप में, यानी दर्दनाशक के रूप में। जैसे एनाल्जेसिक का उपयोग दर्द यानी दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। जैसे हेडेक किसी को हो रहा है मतलब सर दर्द, टूथ एक मतलब किसी का दांत कर रहा है, मसल पेन किसी का मसल पेन हो रहा है, माइग्रेन हो गया, तो इन सबको सही करने के लिए हमें इनका प्रयोग करते हैं। एंटीपायरेसिस में देखा जाए तो खुर, यानी एंटीपायरेसिस मतलब किसी को बुखार हो गया, तो इसका उपयोग फीवर में किया जाता है। किस में किया जाता है, फीवर में किया जाता है। दूसरा एंटी इन्फ्लामेशन मतलब सूजन कहीं पर हो गया, तो उन सबको सही करने के लिए हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी हो गया, इन चीज़ों हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपके सामने इंडिकेशन हो चुका है। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट में, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कहाँ कहाँ उपयोग नहीं कर सकते। देखिए सब दवाइयाँ सब नहीं में दे सकते भाई, कुछ होता है। जैसे पैरासीटामॉल हम सब लोग खा लेते हैं ना, बट लंबे समय तक खाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक, जो व्यक्ति NSAID दवा के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता तो उसको आपको नहीं देना है। ठीक, अभी हमारे यहाँ एक डॉक्टर थे, ठीक है, तो वो अब किसी को देखो, कोई भी आपके यहाँ दवा आने तो उसके पूरा हिस्ट्री थोड़ा सा जान लेना है। थोड़ा बहुत पूछने में कोई शर्म थोड़ी ना भाई। ठीक, बट आप मान लेते दिक्कत हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, बड़ी झगड़ा। तो वो एक SP जी थे, उनकी माता को थोड़ा सा बुखार उखार था, ठीक, वो दवा दे दिए। ठीक, एक डॉक्टर मतलब सरकारी हॉस्पिटल में, ठीक है, दवा दे दिए। अब क्या हो गया, उनसे पूछे नहीं, वो हम जानते हैं, ठीक है, कार्डियक पेशेंट थी, मतलब हार्ट की पेशेंट थी, पूछे नहीं दवा दे दिए। ठीक है, नोट वोट करके दे दिए, लो भैया खाएं। अब खाई, वो दिक्कत हो गया भाई, आए तुरंत लगेंगे रेल नहीं, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो बड़ी ज़्यादा दिक्कत, इसीलिए हमें पूछना चाहिए। तो यही लिख रखा निषेध नहीं दे सकते। कोई ऐसा पर्सन जो इसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता तो उसको नहीं देना, पे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे दाने आ जाएंगे। इसका उपयोग पेप्टिक अल्सर में ना करें, पेप्टिक अल्सर में घाव बना देगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बच्चों में चिकन पॉक्स से गुजर रहे हैं, यानी बच्चे जो चिकन पॉक्स से गुजर रहे हैं, जैसे छोटी माता नहीं बोलते हैं, चिकन पॉक्स हो गया, उनको यदि चिकन पॉक्स हो गया तो उनको यदि देंगे तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक, उनको उनमें हमें नहीं देना, उसमें मोस्ट ऑफ दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। लीवर सिरोसिस में हम क्या कर सकते हैं, इस कैटेगरी की दवा नहीं प्रयोग कर सकते। मतलब लीवर सिरोसिस नहीं समझ में आता है तो लीवर सिरोसिस मतलब एक कंडीशन होता है जिसमें लीवर एटलीस्ट डैमेज हो चुका होता है। फिर यानी क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कोई मामी, ठीक है, लैक्टेशन मतलब बच्चों को दूध पिला रही है, छोटे छोटे बच्चों को, उनको हमें नहीं देना है, तो बच्चे में जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये आपके सामने दिया गया है। अब एग्जाम में आए ये दवा, ठीक है, तो सबसे पहले NSAID का इंट्रो लिखना है आपको। क्या लिखना पड़ेगा, परिचय लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन आपको लिखना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा। उसके बाद सामने आपके इंडिकेशन लिखना पड़ेगा और कंट्रा इंडिकेशन। इतना लिखेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है यहाँ, ठीक है, इसको पलटते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिख रखा भैया, कहाँ चला गया क्वेश्चन, राइट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटी काउंसुलेंट ड्रग्स के बारे में। अब एंटी काउंसुलेंट ड्रग्स क्या होता है, इसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, एंटी वायरल हो गया, ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ठीक है, कहाँ चला गया जी,
ठीक है, एंटी कॉन्सुलेंट ड्रग्स के बारे में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। आप कौन इसी में फ़ोन कर रहा है जी? ठीक है भाई बताओ यार, खतरनाक खतरनाक मतलब क्या लिख रखा है? फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटी कॉन्सुलेंट ड्रग्स। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एंटी कॉन्सुलेंट ड्रग्स होती क्या, इसको देखना पड़ेगा और इसके क्लासिफिकेशन को देखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो आपके सामने ये रहा एंटी कॉन्सुलेंट ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो एंटी कॉन्सुलेंट ड्रग्स क्या होता है इसके बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक, तो उसके बाद हम पूरी डिटेल में देखेंगे एंटी कॉन्सुलेंट क्या होता है। कॉन्सुलेंट समझिए क्या होता है। कॉन्सुलेंट कहेंगे किसी पर्सन को मिर्गी आता है, तो ऐसी दवाइयाँ जो किसी पर्सन को मिर्गी को सही करने के लिए प्रयोग की जाती है उसी को एंटी कॉन्सुलेंट ड्रग्स बोलते हैं। तो क्या लिखा है? ऐसी दवा जो मिर्गी के ट्रीटमेंट में उपयोग की जाती है उसे एंटी कॉन्सुलेंट ड्रग्स बोलते हैं। बस काम खत्म। ठीक, तो आपके एंटी कहीं भी लगा रहा है तो समझ लो वही चीज़ें होती हैं। जैसे मान लेते आपको डिफिनेशन याद न हो तो सिंपल से लिख देना, ऐसी दवाएं जो कॉन्सुलेंट के अगेंस्ट उपचार के लिए प्रयोग की जाती है एंटी कॉन्सुलेंट ड्रग्स कहलाती। बस काम खत्म। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा? एंटी कॉन्सुलेंट को एंटी इपिलिप्टिक, एंटी सीजर ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके सामने दिया गया है। ठीक, अब इसके सामने यहाँ से क्लासिफिकेशन दिया गया विथ एग्जाम्पल के साथ। तो दो में कैटेगराइज किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मतलब दो में कैटेगराइज किया गया। पहला तुम्हारे पास ऑन द बेसिस ऑफ क्लास में पहला एग्जाम्पल तुम्हारे पास आता है बारबीटूरेट आता है। क्या आ जाता है? बारबीटूरेट आता है। सारी परेशानियाँ आ जाती हैं। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास पहला एग्जाम्पल ट्राईमेथाडियोन आता है, दूसरा तुम्हारे पास मेथाहेक्सी जामाइड आता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास सुजामाइड आता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास सक्सीनामाइड दे रखा है। सक्सीनामाइड में एग्जांपल तुम्हारे पास क्या हो गया? फन लिखा है फेनो। ठीक है, फेनसुजामाइड दे रखा है और मेथासेजुनमाइड दे रखा है। इसके अंतर्गत ये आता है। बेंजोडाइजापिन के अंतर्गत क्लोनाजोपाम आता है, डाइजापाम आता है। ये दो एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। गाबा एनालगस के अंतर्गत तुम्हारे पास देखा जाए तो तुम्हारे पास प्रो गैबा यानी गैबाइड दिया जाता है, गाबा पेंटीन दिया जाता है। न्यूअर ड्रग्स के अंतर्गत देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा? डेंजीमॉल और रेलिटोलाइन दिया जाता है। तो ये आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं विथ एग्जाम्पल के साथ। तो तीन में कट यानी इतने में क्लासिफिकेशन किया। एक बार झटके से देखिए, बारबीटूरेट में ये दो एग्जाम्पल, हाइड्रोटीन में ये एग्जाम्पल, ऑक्साजेलिडिनोन में ये एग्जाम्पल, सक्सीनामाइड में ये एग्जाम्पल, बेंजोडाइजापिन में ये एग्जाम्पल, गाबा एनालगस में ये एग्जाम्पल, न्यूअर ड्रग्स में ये एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक, अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एक्शन के आधार पर देखा जाए तो तीन में कैटेगराइज किया गया। सोडियम चैनल ब्लॉकर, इसके एग्जाम्पल तुम्हारे पास फेनोटोइन आता है, वल्पोरेटर जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाली दवाओं में से एक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं? इथोसुजामाइड दे रखा है, वल्पोरेट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। गाबा इनहांसर के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या होता है? बीगा बैटरीन दे रखा और टिया गैबीन दे रखा है। इसके अंतर्गत ये दवाइयाँ आती हैं। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। अब क्वेश्चन में क्या कहा है जी? एंटी कॉन्सुलेंट को हमें फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन वगैरह पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। लॉन्ग में दिया गया है तो आपके सामने फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिया गया है। ठीक, कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, क्रिया विधि के एक्चुअल में हमारे शरीर के अंदर ये दवा ड्रग्स जाते तो कैसे काम करती। सबसे पहला लिख रखा है यह एंटी कॉन्सुलेंट एंटी इपिलिप्टिक एंटी सीजर में सीएनएस के नर्व इम्पल्स को बढ़ा देता है। कहने का मतलब जैसे नहीं करते हैं यार, इनको मिर्गी आती है तो एक्चुअल में इनके ब्रेन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती, तो सीएनएस ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का जो कनेक्शन होता है उसके नर्व इम्पल्स को बढ़ा देगी, जो सूचना जाएगा आदमी सीजर से बच जाएगा। ठीक, ओवरडोज करने पर ब्लड प्रेशर सीएनएस को बढ़ा देती, आदमी की डेथ भी हो सकती है। याद रखना, ये तुम्हारे पास जो सीजर वाली दवाइयाँ बड़ी खतरनाक होती है, ओवरडोज कर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अधिक डोज लेने पर आदमी मेमोरी लर्निंग कैपेसिटी भी क्या होता है? इफेक्ट होता है। ठीक, तो ये हो गया आपके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में। एंटी कॉन्सुलिन जो ड्रग्स होती कहाँ कहाँ उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। पहला एग्जांपल इसमें तुम्हारे पास क्या आता है? ठीक है, पहला फेनोल्टेन का उपयोग सीजर में किया जाता है।
गाबापेंटिन का उपयोग न्यूरोपैथिक न्यूरोगैंग्लिया में किया जाता है। हेड इंजरी, किसी पर्सन को हेड इंजरी हो गया तब भी हम इस कैटेगरी की दवा प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल द सीजर एक्टिविटी, किसी पर्सन को सीजर एक्टिविटी हो गया तो उसको भी ट्रीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंट्राइंडिकेशन देखा जाए तो कहाँ कहाँ उपयोग नहीं कर सकते हैं आप। साइनो आर्टेरियल ब्लॉक, कहीं का साइनो आर्टेरियल ब्लॉक, अब ये क्या होता है, हार्ट में एक होता है, एक AB नोड होता है, एक एसएन नोड होता है। तो एसएन नोड पे जो साइनो आर्टेरियल ब्लॉक होता है उस पर आप नहीं प्रयोग कर सकते। लैक्टेशन, कोई फीमेल लैक्टेशन करा रही है अपने बेबी को तब भी आप नहीं कर सकते। लीवर डिजीज, किसी पर्सन को लीवर डिजीज हो गया तो उसको भी आप नहीं करा सकते हैं। किडनी प्रॉब्लम में नहीं करा सकते हैं। तो इन चीज़ों में क्या कर सकते हैं, निषेध है, तो इसमें आप दे नहीं सकते हैं। खुराक की बात की जाए तो यूज एंड यानी तुम्हारे पास क्या होगा, डोज यानी खुराक किसको कितना देना है। देखिए आपको मान लेते कुछ भी नहीं याद है तो ये एज पर फिजिशियन अपना वो देता है, जो डॉक्टर होते हैं अपना प्रिस्क्राइब करते हैं किसको कितना देना है। फेनोटिन 500 से लेकर 100 mg आता है जो आपको पर्सन को BD पिलाया जाता है। ये मोस्टली देखा जाए तो बच्चों को सिरप के फॉर्म में दिया जाता है। गाबापेंटिन ये नर्व इम्पल्स को बड़ी तगड़ा काम करता है, ये भी BD खिलाया जाता है पर्सन को। क्लोनाजोपाम ये देखा जाए तो डिपेंड करता है बट OD चलाया जाता है ज़्यादा पे, ठीक है। यानी कार्बाजेपिन दे रखा है, ये भी तुम्हारे पास BD चलाया जाता है। तो ये आपके सामने खुराक दिया गया है, ठीक। आपको मान लेते OD BD नहीं पता है तो लिख देंगे एज पर फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन, मतलब प्रिस्क्रिप्शन से हिसाब से वो अपना वो देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास कौन सा क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा गया, पहला इसमें क्या दिया, चौथी ये हो गया एंटी कांसुलेंट क्लासिफिकेशन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बताना पड़ेगा, गिव मैकेनिज्म एक्शन ऑफ ACE इनहिबिटर के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें क्या लिख रखा है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, ढूंढते हैं, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है, ये हो जाएगा सेकेंड कॉपी में, ठीक है। एंटी हाइपरटेंटिव एंटी कांसुलेंट हो गया, ठीक है। तो इसको हम साइड में कर देते हैं, इसमें होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में ही होगा। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी हाइपोग्लाइसेमिक, उसके जस्ट ऊपर हाइपोग्लाइसेमिक एंटी हाइपरटेंसिव में ये आपके सामने दिया गया है, ठीक। ये आपके सामने देखिए हाइपरटेंसिव ड्रग्स दी गई है, ठीक। देखिए इधर उधर थोड़ा सा लिखे हैं बट देखिए जब हम भी लिखते हैं भाई बहुत सुटेबल और बहुत सटीक तरीके से लिखते हैं, कईयों साल के पेपर को एनालिसिस वगैरह करके, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे पहले हाइपरटेंसिव डिफिनेशन और क्लासिफिकेशन, देख ले क्लासिफिकेशन कहा है तो आपके सामने दे रखा हाइपरटेंसिव के बारे में, पर इसकी डिफिनेशन समझ लेते हैं तब क्लासिफिकेशन। अब हाइपरटेंसिव क्या होता है इसके बारे में समझिए, पहले इसमें समझिए क्या होता। किसी पर्सन को कहते हैं यार ये हाइपर आदमी से ने बोला, बड़ी हरामी आदमी बोलते हैं ना, तो होता क्या है एक्चुअल में, जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120 और 80 mmHg होता है, ठीक है, FCFA इतना। अब इससे जब वो बढ़ जाता है तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तब उसी को हाइपरटेंसिव बोलते हैं। तो ऐसी दवाइयाँ जो इसको कम करने के लिए प्रयोग की जाती हैं उसी को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। तो क्या लिख रखा है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ऐसी दवा होती है जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसी को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहते हैं। अब इसमें होता क्या, जैसे किसी पर्सन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर देखा जाए तो कितना होता है, 120 और 80 mm होता है, और 120 गुर्दे क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। और ये जो तुम्हारे पास 80 mm है इसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है, ठीक है। ये दो प्रेशर होता है, इतना यदि प्रेशर किसी का रहे तो समझ लो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, 120 की जगह 140 हो जाता है, 80 की जगह 90 mmHg हो जाता है, ठीक। तो ये आपके सामने दिया गया है, जो आपके सामने यहाँ टोटल हो गया क्लास डिफिनेशन के बारे में। अब क्लासिफिकेशन देखा जाए तो कईयों आपके सामने यहाँ दिया गया। देखिए ये बहुत इजी तरीके से, केवल एक दो एग्जाम्पल लिखे हैं जिससे आप एग्जाम में लिख सकें, ठीक है। यदि आपको मन कर रहा लिखने के लिए तो और छाप सकते हैं एग्जाम में, ठीक। और नोट बनाना चाहते तो कईयों छाप सकते, बट यहाँ सुटेबल एक दो याद करना। पहला इसमें क्लासिफिकेशन में डाईयूरेटिक आता, दूसरा AC इनहिबिटर, और इसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। देखिए क्वेश्चन में ही कहा था
एसी इन्वर्टर के मैकेनिज्म को पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, तो इसी को आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एडर्नर्जिक ड्रग्स के इसमें एग्जाम्पल आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वसोडाइलेटर और गैंग्लियन ब्लॉकर आता है। तो आपके सामने इतना टोटल दी गई है, ठीक है, इतना दी गई है। तो अब इन्हीं को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल के साथ एक बार हम पढ़ते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल डायूरेटिक में फुरसामाइड प्रयोग की, तो जो सबसे ज़्यादा दवाइयों में से एक है, फुरसामाइड प्रयोग किया जाता है, बीमेटा, ठीक है, बीमेटानाइड प्रयोग किया जाता है। एसी इनहिबिटर के अंतर्गत है कैप्टोपिरिल आता है और रेमिप्रिल आता है, ये 2 दवाइयाँ इसके अंतर्गत आती हैं। एडर्नर्जिक ड्रग्स के अंतर तुम्हारे पास क्या आ जाती है, कोलिनिडीन आता है। दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा, गुआनो, ठीक है, गुआनाफैसिन आता है और एस्पिरिन आता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर तुम्हारे पास क्या हो जाता है, वेरापेमिल आता है और निमिडिपिन आता है और एम्लोडिपिन आता है। एम्लोडिपिन सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब ये सब काहे हम एग्जाम्पल बताते हैं, यहाँ पर 3 हम काहे लिख दिए। 2023 में आप पेपर उठा के दे सकते हैं एग्जाम्पल आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये जितने भाई लिखे थे आपका 1 नंबर बन जाएगा। 1-2 दवा लिखेंगे अपना बन जाएगा। वसोडाइलेटर में होता क्या, ये हमारी जो वेसल होती है उसको डाइलेट कर देता, थोड़ा सा चौड़ा कर देता है। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास डाइसोजाइमाइड दे रखा, हाइड्राजीन दे रखा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक। गैंग्लियन ब्लॉकर में तुम्हारे पास क्या होगा, ट्राइमेथाफॉन हो जाता है, ETC आप लिख सकते हैं। तो इतनी दवाइयाँ हो गई इनके बारे में। तो हमसे क्वेश्चन में कहा एंटी हाइपर ड्रग्स क्या होती है, क्लासिफिकेशन। अब ACT इनहिबिटर को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो आपके सामने इसका इनहिबिटर को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब क्या लिख रखा इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं, ठीक। अभी क्या लिखा, ये कारक, अब पहले इसका फुल नेम याद रखिए। ए से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, दोबारा बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर मतलब इसको कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बस इतना याद रखिए। क्या कर देता, ये कारक ACE एंजाइम की क्रिया को रोकने का कार्य करता है। ACT यानी ACE क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो एंजाइम उसको इनहिबिट करता है, रुक बनाना है तो बोल देगा बनाने के, नहीं तो हाइपरटेंशन, जब बनाएगा नहीं तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगी, दवाइयाँ वो हाइपरटेंशन बनने से कम हो जाएगा, तो उनको सही करने के लिए। दूसरा, ये एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन यानी सेकेंड में बदल कर इनहिबिट की तरह कार्य करते हैं। इनहिबिट मतलब रोकने की तरह काम करते हैं, ठीक, ये हो गया। ACE एक वसो कॉन्स्ट्रक्शन की तरह काम करता है। ACE क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है एक तरह का वसो कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो हमारी वेसल होती है उसे कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। तो जब अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट कर देगा तो जाहिर सी बात हाइपरटेंशन जो कम हो गया है, ठीक है, तो उसे एक्चुअल में डायलेट करना चाहिए था, ठीक है, तो ये काम करता है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास हो गया इन सब के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा जाए, ठीक है, तो यानी क्रिया विधि कैसे हमारे शरीर के अंदर ये काम करती है। सबसे पहले किडनी तथा कोरोनरी ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है, यानी किडनी को है कहेगा ब्लड फ्लो बढ़ाओ, जितना ब्लड प्रेशर है उसको ग्लूकोज के जरिए बाहर निकालो, ब्लड प्रेशर को कम करो, बस काम मस्त हो जाएगा। वसोडाइलेटर, अब बताओ जो नस है ऐसे तो उसको चौड़ा कर देगा, अपने आप वो क्या हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा ब्लड प्रेशर। एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजाइम को एंजियोटेंसिन सेकेंड एंजाइम में बदलने का काम करता है। ये जब बदलेगा तो जाहिर सी बात रोक देगा अपने जो भी मैकेनिज्म को। तो ये क्रिया एक्चुअली शरीर में कैसे काम करता है। उपयोग यानी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का कहाँ उपयोग कर सकते हैं। पहला उपयोग, इसका उपयोग हाइपरटेंशन में किया जाता है। किसमें, हाइपरटेंशन में किया जाता है। दूसरा क्या होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में किया जाता है। किसमें, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में किया जाता है। दूसरा क्या कर सकते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में किसी पर्सन को, ठीक है, इसको याद रखना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को जैसे हम CHF के नाम से भी जानते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्योंकि हमारे हार्ट की 3 लेयर होती है, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। तो जो तुम्हारे पास मायोकार्डियम होती है तो हमारे ब्लड को पंप कराने का काम करती है। तो वो मसल में कहीं इन्फेक्शन सही से नहीं रिदम काम कर रही है तो उसको सही करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है, एंजियोडेमा में आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तुम्हारे पास हाइपर सेंसिटिव ऑफ ECE ड्रग्स, मतलब कोई पर्सन जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के ड्रग्स के प्रति हाइपर सेंसिटिव, तो उसमें भी प्रयोग नहीं करेंगे। किडनी प्रॉब्लम यानी लीवर सिरोसिस में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ बीमारियाँ में नहीं प्रयोग करनी चाहिए।
दूसरा खुराक देखा जाए तो कहाँ कहाँ कितना दिया जाता है, ठीक है। इसमें कैप्टोप्रिल जो तो 25 से लेकर 100 mg के बीच में आता है। अब डिपेंड करता है डॉक्टर किसको कितना प्रिस्क्राइब करता है। रेमिप्रिल देखा जाए तो 2.5 से लेकर 10 mg के बीच में आता है। लोसार्टन देखा जाए तो 25 से लेकर 100 mg के बीच में आता है, ठीक। तो ये हो गया इन सब चीज़ के बारे में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है जी, कह दिया है डिफाइन एंड क्लासिफिकेशन एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में। अब एंटी अल्सर ड्रग्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम नॉलेज ले लेते हैं। अब अल्सर के बारे में सुने होंगे, यस सर हम अल्सर के बारे में सुने होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम अल्सर के बारे में यहाँ से देखते हैं। एंटी अल्सर ड्रग्स, आपको हेडिंग ऐसे हुबहू डालना, ये लिखना, देखो क्या लिख रहा है, डिफाइन एंटी अल्सर ड्रग्स और क्लासिफिकेशन। फिर इसके बारे में थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग दिया है तो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ही करना पड़ेगा। तो एंटी अल्सर ड्रग्स क्या होता है इसके बारे में समझिए। एंटी अल्सर ड्रग्स, अब समझिए, एंटी को पहले छोड़ दो, अल्सर को समझो। अल्सर कहते हैं मुंह में वो निनाव हो गया, या पेट में कहते हैं थोड़ा सा धब्बा धब्बा घाव टाइप में होगा, तो वही अल्सर होता है। तो सिंपल सा क्या लिखेंगे, ऐसी दवाइयाँ, ठीक, ऐसी दवाइयाँ, एंटी अल्सर ड्रग ऐसी दवाइयाँ हैं जिसका उपयोग मुंह में हुए अल्सर यानी घाव को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसी दवाओं को एंटी अल्सर ड्रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी अल्सर ड्रग्स बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिख रखा, ऐसी दवा जिसका उपयोग अल्सर को ठीक करने में किया जाता है उसे एंटी अल्सर ड्रग्स कहते हैं। सिंपल सा भूलेंगे क्या, ऐसी दवाइयाँ जो, ठीक है, ऐसी दवाइयाँ जो अल्सर को ठीक करने के लिए प्रयोग की जाती हैं उसी को एंटी अल्सर ड्रग्स बोलते हैं। एंटी अल्सर ड्रग्स मुख्यतः ओरल दिया जाता है। ये दवाइयाँ हमेशा मुख्यतः देखा जाए लगभग 100% में 99% मुँह के द्वारा दिया जाता है, ठीक। ये हो गया। ये दो टाइप के अल्सर करते हैं। पहला गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर जब पेट में अल्सर होता है उसको गैस्ट्रिक अल्सर नाम दिया जाता है। ड्यूडिनम अल्सर क्या होता है, ऐसा अल्सर जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन लिखना चाहिए था, ठीक है, इंटेस्टाइन में, ठीक, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो यानी पार्ट होता है, जैसे ड्यूडिनम हो गया, इलियम हो गया, जेजुनम हो गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट होता है उसको ड्यूडिनम बोलते हैं। उसमें जब अल्सर होता है तो उसे हम ड्यूडिनल अल्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूडिनल अल्सर बोला जाता है। तो ये आपके सामने एंटी अल्सर ड्रग्स के, ठीक है, इन सब चीज़ के बारे में दिया गया है। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। ये आपके सामने क्लासिफिकेशन दिया गया है। अब क्लासिफिकेशन दिया गया तो इसको हमें भाई करना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें साफ साफ कहा है इसे क्लासीफाई करिए। अब जब क्लासिफिकेशन लिखा रहेगा तो प्लीज़ अब भागिएगा नहीं, भागेंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। ये भागेंगे तो आपको भगा देगा ये, ठीक है, 195, ठीक है। तो अब आपके सामने यहाँ दिया गया है। अब इसको हम यहाँ से लिखते हैं। पहला दे रखा एंटी सिक्रेटरी एजेंट। एंटी सिक्रेटरी मतलब ये क्या करेंगे, जो एंटी सिक्रेटरी है, जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई गैस्ट्रिक एंजाइम होता जो सिक्रीशन में कम कर देता, तो उसको करने के लिए हम एंटी सिक्रेटरी हो जाएगा। दूसरा एंटासिड हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल लिखते चलते हैं, टाइम हमारा बचेगा। इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पहला एग्जाम्पल रेंटीडीन हो जाएगा। हम दो 3 एग्जाम्पल लिखेंगे, रेंटीडीन हो जाएगा। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ओमेप्राजोल हो जाएगा, ठीक है, ओमेप्राजोल हो जाएगा, ठीक है, ये एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल तुम्हारे पास लिख सकते हैं पेंटाप्राजोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटाप्राजोल हो जाएगा। ETC कर देते, इतने एग्जाम्पल हो, 2 3 एग्जाम्पल लिखना, ज़्यादा नहीं। एंटासिड में तुम्हारे पास क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ जो हमारे एसिड के, पेट की एसिड को न्यूट्रलाइज अथवा कम कर देती हैं, उसको एंटासिड ड्रग्स बोलते हैं। इसमें तुम्हारे पास कौन सी दवाइयाँ आती हैं, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट आता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम सिट्रेट आता है, ठीक है, सोडियम सिट्रेट आता है। तो ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे बहुत सारे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी लिख देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं, ठीक, जिसे इनो के नाम से जानते हैं। अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग, ऐसी दवाएं जो हमारे अल्सर को प्रोटेक्ट करती है। जो सबसे काम है तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सुक्राल, ठीक है, सुक्राफेले, यानी क्या हो जाएगा, सुक्राफेट हो जाएगा। तो ये आपके सामने दी गई हैं एक दवाइयाँ, ठीक। और तुम्हारे पास क्या होता है, एक दवाइयाँ और जीती है जिसे हम CBS के आता है। C का मतलब क्या होता है, कोलाइडल, यस से बी यानी बी से बिस्मित हो जाएगा, और यस यानी यस से तुम्हारे पास क्या होगा, सब सिट्रेट हो जाएगा, ETC कर देना। एंटी हीलिंग ड्रग्स, ऐसी दवाइयाँ जो हमारे शरीर के अंदर अल्सर हो गए तो उसे हील करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कार्बेनोजोलॉन होता
है। ठीक, कार्बोजोलान सोडियम हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने यहाँ दिया गया है। ठीक, एंटी तुम्हारे पास लिखा एंटी हेलिको पाइलोरी बैक्टीरिया। ठीक है, एक्चुअल में एंटी हेलोरी यानी क्या दे रखा, एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है। ठीक, इसमें आप कर लेना भाई, इसमें पाइलोरी इसी के अंदर रहेगा। इसका एग्जांपल तुम्हारे पास इसमें एंटीबायोटिक दी जाती है, एमॉक्सासिलिन हो जाएगा। और ये तुम्हारे पास ये जब स्टेट आ जाएगा ना, बड़ी खतरनाक चीज़ें होती हैं। ठीक है, इतने तुम्हारे पास की बहुत खतरनाक होती है, एमॉक्सासिलिन हो जाएगा। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेट्रिंडाजोल हो जाएगा। ठीक है, मेटिरोनी। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नी डाजोल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी और पूछ सकते हैं टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा। क्या आपके सामने टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा। तो ये आपके सामने इतने एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक बार तेजी से समझते हैं। देखिए, एंटीसिक्रिन में रेंटिडिन, ओम्प्राजोल और पेंटाप्रोजोल आता है। एंटासिड में तुम्हारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है। अल्सर प्रोडक्टिविटी में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सुक्राफेट यानी सुक्राल फेट आता है। और CBS के नाम से एक ड्रग्स आती है। अल्सर हीलिंग ड्रग्स में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कार्बेनोजोलोन सोडियम आता है। एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के अंतर्गत इसमें एंटीबायोटिक दी जाती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी खतरनाक स्टेज होता है। एमॉक्सासिलिन हो जाएगा, मेट्रिंडाजोल हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन के अंतर्गत आती है। तो ये हो गए इनके बारे में। अब हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। इसमें नेक्स्ट में तुम्हारे पास उपयोग बताना पड़ेगा, कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। पेप्टिक अल्सर में इसका उपयोग किया जाता है। GERD यानी गैस्ट्रो आइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज होती है, इसमें गैस ऊपर की तरफ भागती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी पर्सन को कब्ज हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए उद्देश्य में तुम्हारे पास डिस्पेप यानी क्या लिखा है, डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया मतलब हमारे शरीर के अंदर एक पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, वो सही से नहीं काम करता तो उसको ट्रीट करने के लिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के उपचार में हम यहाँ उपयोग कर सकते हैं। इस एंटी अल्सर ड्रग्स का प्रयोग कर सकते हैं। इतने में निषेध कहाँ प्रयोग नहीं कर सकते, किसी पर्सन को हार्ट प्रॉब्लम रहे, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम रहे तो उनको, यदि हार्ट प्रॉब्लम रहे तो उनको आपको नहीं देना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा किडनी ट्रांसप्लांट, कोई पर्सन किडनी ट्रांसप्लांट करके आए तब भी नहीं देना। हाइपर सेंसिटिव ड्रग्स के अंतर्गत नहीं दे सकते कि क्यों, कोई व्यक्ति उस दवा के प्रति हाइपर सेंसिटिव तो उसमें नहीं देना है। GID ब्लीडिंग यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है उसमें ब्लीडिंग हो रही है, कहीं हमारे पास ब्लीडिंग मतलब कहीं खून निकला तो उसको आपको नहीं देना है। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन, चाहे सर कहेंगे हम कभी कभी देते हैं, वो डिपेंड करता है डॉक्टर पे। ठीक है, डॉक्टर पे देखता हो, कंडीशन देखता हो, वो सब भाई अब तुम सोचो तुम 2 साल में करके नहीं पढ़ पाओगे। ये जो फार्माकोलॉजी पेपर है ना, ठीक है, उन सब में देखा जाए तो इतनी मोटी बुक होती। कभी आपके कोई रिलेशन या कोई दोस्त यार कोई भी होगा MBBS में तो उनसे पूछना फार्माकोलॉजी के बारे में। हम पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर वगैरह बता खत्म कर देते हैं ना, वो तुम सोचो कहते हैं कम से कम हफ्ता 10-10 दिन पैरासीटामॉल हमारे शरीर के अंदर मैकेनिज्म कैसे करते हैं उसके एक्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। खुराक की बात की जाए तो यहाँ पर रेंटिडीन हो गया, ओमेप्राजोल हो गया, लिखा है लैंसोपुराजोल हो जाएगा। ठीक है, ये सब गोल हो जाएगा, पैराफिन हो जाएगा। इतने तुम्हारे पास एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट पे देख लेते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है भाई, ये कहाँ गया, पेपर कहाँ गया। ठीक, तो आपके सामने ये दे रखा है। ठीक है, देखिए हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में ये क्वेश्चन में हमसे पूछ दिया है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होता, वो भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, याद रखना हाइपोग्लाइसेमिक में ओरल, जिसे हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के नाम से जानते हैं। अब ये कैसे होता, क्या होता, इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो आपके सामने ये भी लॉन्ग में दिया गया। अब हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होता है, ग्लाइसेमिक समझते हो कि नहीं, कहते हैं किसी पर्सन को गांव में सुने होंगे शुगर हो गया, यस सर सुने हैं, सुनाता है। ठीक है, तो ऐसी दवाइयाँ, ठीक है, तो हाइपो मतलब क्या होती है, कम, हाइपर मतलब ज़्यादा होता। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एक ऐसी दवा है जो ब्लड में उपस्थित शर्करा स्तर को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। अब हमारे शरीर के अंदर देखिए एक पैंक्रियाज होता है जो इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है। अब जब उसमें डिस्टर्बेंस होता है तो हमारे शरीर के अंदर यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ऐसी दवाइयाँ, तो दोबारा पढ़ते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एक ऐसी दवा है जो ब्लड में उपस्थित शर्करा मतलब शुगर स्तर को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी कहा जाता है। देखिए साफ साफ लिखा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, आप हेडिंग यहाँ पे डाल दीजिएगा, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं।
ठीक, केवल ओरल हमें पढ़ना पड़ेगा। ओरल मतलब जो मुख के द्वारा लिया जाता है। इसमें क्लासिफिकेशन में दोनों हमने लिखे हैं। क्लासिफिकेशन 2 में किया गया, एक पेरेंटल, इसको नहीं लिखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें बुक में साहिर से बोला है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में। तब पेरेंटल में तुम्हारे पास ऐसे यानी ग्लाइकोसेमिक एजेंट आते हैं जो इंजेक्शन के रूप में हमें दिए जाते हैं। उसमें सबसे पहले आता है इंसुलिन। ये नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, दोबारा बोल रहे हैं। हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट के अंतर्गत तुम्हारे पास ये एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल तुम्हारे पास सल्फोन्यू, ठीक है, नाइल यूरिया दे रखा, सल्फोनाइल यूरिया दिया गया। इसमें पहला एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या होगा, टलबूटामाइड हो जाएगा, ग्लीबेंडा, ठीक है, बेडाक्लामाइड हो जाएगा, जो आपके सामने दिया गया है। बिगुनाइड में देखा जाए तो मेटफॉर्मिन आता है, क्या आ जाता है, मेटफॉर्मिन इसका एग्जाम्पल आता है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, इसमें एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाता है, मेगालीटिनिडीन या एनाल्जेसिक बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या होगा, रेपाग्लीनाइड बोला जाता है, या हम जिसे बोलते हैं नेटेग्लीनाइड बोला जाता है। तो इतने इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, थाया जोलिडी, ठीक है, जोलिडीनिडियोन दिया रखा है। इतना खतरनाक नाम है भाई, बट क्या करेंगे, थायो, ठीक है, थाया लिखा, थाया जोलिडीडियोन दिया गया है। इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाता है, लिखा है रोसीग्लिटाजोन दे रखा है, पियोग्लिटाजोन दिया गया है। इसके अंतर्गत ये दवाइयाँ आती हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा, अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर दे रखा, जो हमारे पास अल्फा होता है ग्लाइकोसाइड इनहिबिटर, उसको ये कम कर देता है। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाता है, लिखा है ए कार्बोज दे रखा, मिगलीटॉल दिया गया है। हमने केवल 2 एग्जाम्पल इसलिए लिखा जिससे आप अच्छे तरीके से लिख सकें आराम से। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। अब हम बोल रहे हैं कि शरीर के अंदर इंसुलिन लेवल मेंटेन करता, तो इंसुलिन क्या होता, थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं यहाँ पे। नहीं लेंगे लिखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं, बट नॉलेज हमें कहीं जाता नहीं है। इंसुलिन का निर्माण हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल में होता है। हमारा पैंक्रियाज पेट के जस्ट नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता, उसमें एक सेल होता है जिसका नाम बीटा सेल होता। बीटा सेल क्या कर देता, पैंक्रियाज का प्रोडक्शन करता है। अब ये कैसे करता है उसके लिए हमने यहाँ मैकेनिज्म थोड़ा दे दिया है। बीटा सेल अब पैंक्रियाज बायोसिंथेसिस करता है, मतलब बायोसिंथेसिस करता है तो क्या बोलता है, प्री इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन का जो पहला स्टेज होता है उसको प्री इंसुलिन बोलते हैं। ये सिंगल चेन की होती है। ठीक है, इसमें क्या कर देते हैं, 110 अमीनो एसिड होते हैं जिसमें प्रोटीओलाइसिस किया जाता है, प्रोटीन को तोड़ा जाता है। तो 124 यानी तुम्हारे पास 24 अमीनो एसिड को यहाँ पर हटा दिया जाता, तब जाके प्री इंसुलिन बनता, प्रो इंसुलिन। अब ये इंसुलिन का अच्छा स्टेज बन के तैयार हो चुका है। तो ये आपके सामने हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की क्लासिफिकेशन हो गया, डिफिनेशन हो गया। फिर इसके बारे में थोड़ा सा इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन हमें लिख देते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। शुगर लेवल को कम करने के लिए हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को कम करने के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जब कम होगा तो इसी से शुगर बनता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ग्लूकोज का फार्मूला देखेंगे तुम्हारे पास क्या होता है, C6H12 और O6 होता है। तो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो इसी में टूटेगा, तो अब उसका डाइजेशन सही से नहीं होगा तो ग्लूकोज लेवल हमारे शरीर के अंदर नहीं बन पाएगा, अपना काम हो जाएगा। प्रमोट द इंसुलिन, यानी इंसुलिन फ्रॉम द पैंक्रियाज ऑफ बीटा सेल, यानी ये कहता क्या है, यानी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहता क्या है, पैंक्रियाज बीटा सेल बोलो कि जो हमारे पास इंसुलिन है उसको मेंटेन करें हमारे शरीर के अंदर। डायबिटीज मेलाइटस, मतलब डायबिटीज मेलाइटस यानी टाइप 2 डायबिटीज में इसका हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ उपयोग कर सकते हैं आप आराम से। कॉन्ट्राइंडिकेशन में देखा जाए तो कहाँ पर, लीवर सिरोसिस में आप नहीं, कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब इन यानी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इन बीमारियों में नहीं प्रयोग करना है। यदि करना है तो बहुत सावधानी के पूर्वक जो देखते हैं डॉक्टर वगैरह कंडीशन। लीवर सिरोसिस में नहीं करना, किडनी डैमेज प्रॉब्लम में नहीं करना, किसी पर्सन का किडनी डैमेज हो गया उस प्रॉब्लम में हमें नहीं करना। हाइपर सेंसिटिव, कोई पर्सन ऐसा होता कुछ दवाइयों के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता, उसके उपचार में हमें नहीं करना। एलर्जी, किसी पर्सन को एलर्जी हो गया तो उसको भी हमें इसमें प्रयोग नहीं करना। एलर्जी मतलब उसके दवा के प्रति एलर्जी होती है तो आपको नहीं प्रयोग करना है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास आ जाते हैं डोज, जिसे हम खुराक बोलते हैं। इसमें आपके सामने मेटफॉर्मिन आता है। मेटफॉर्मिन, इसको हम क्या देते हैं, मेटफॉर्मिन 500 के नाम से आता है।
ठीक है, 500 mg में आता है। लिखा है बिगली बोस दिया जाता है, विगली बोस दिया जाता है, रेसिग्लीटा, ठीक है, ग्लीटा जान दिया जाता है, ग्ली बेंडा क्लामाइड दिया जाता है, गिल्मी प्राइड दिया जाता है। तो ये सब आपके दवाइयाँ दे रखती हैं, अलग अलग खुराक में आती, 100 mg, 200, 500, ठीक है, डिपेंड करता हमें कैसा लेना है। तो ये खुराक दी गई हैं। नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन, मतलब इसके अंतर्गत देखा जाए तो नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हो गया, पहले दे रखा है डिस्क्राइब द, ठीक है, डिस्क्राइब नोट ऑन एंटी मलेरियल एजेंट के बारे में दिया गया है। अब एंटी मलेरियल एजेंट क्या होता है इसके बारे में आप अच्छे से समझिए यहाँ से, ठीक है। क्या होता है एंटी मलेरियल ड्रग्स ठीक है, अब सुने होंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स। अब इसका हम क्या कर देते हैं आपके सामने, देखिए इसको पूरा डिटेल में करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में बताना पड़ेगा, फिर इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हमें बताना पड़ेगा। और इसका क्लासिफिकेशन भाई थोड़ा सा मज़ेदार और बड़ा है, ठीक है, बट क्या किया जाए, देखना तो हमें पड़ेगा ही, ठीक है। एक सरसरी निगाह से तो देखना ही लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने देख रखा एंटी मलेरियल ड्रग्स। अब इसके बारे में बताइए मलेरिया क्या होता है, सबसे पहले मलेरिया बताओ क्या होता है। ऐसी दवाइयाँ, ठीक है, मलेरिया क्या होता है, कहते हैं मच्छर काट ले मलेरिया हो गया, बुखार, ठीक है। तो सिंपल सा क्या होती है, अब मलेरिया समझ गए, अब समझो एंटी, एंटी मतलब ऐसी दवाएं जो मलेरिया के उपचार में प्रयोग की जाती हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एंटी मलेरियल ड्रग्स। अब परिभाषा समझिए क्या लिख रखा है, ऐसी दवाइयाँ जो मलेरिया के ठीक करने में प्रयोग किया जाता है उसको एंटी मलेरियल ड्रग्स कहते हैं, ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग्स कहते हैं। अब प्लीज़ आप मलेरिया के बारे में और डिटेल में तुम्हें पढ़ना है तो क्या कहाँ जाना पड़ेगा तुम्हें, किसमें, सोशल फार्मेसी में जाना पड़ेगा। तो वहाँ तो आप धज्जियाँ उड़ा देंगे, इतना बड़ा बड़ा आप पढ़ेंगे, ठीक है, आराम से वहाँ से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर लेंगे, ठीक। तो ये परिभाषा हो गई आपके सामने। मलेरिया समानतः दो शब्दों से मिलकर बना होता है, यानी मलेरिया देखा जाए तो समानतः दो शब्दों से मिला गया है, ठीक है। माला मतलब क्या होता है, 2 वर्ड से, यानी मल मतलब क्या होता है, बैड, आप लिखिएगा, मल मतलब बैड हो गया। एरिया मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी एरिया मतलब एयर समझिए। देखिए अब एयर क्यों बोले, पहले ज़माना में देखा जाए, ठीक है, पहले ज़माना में देखा जाए तो जितने भी लोग थे, मलेरिया जहाँ पर होता ना पूरा गाँव साफ़ हो जाता, तो लोग मानते थे कि अच्छा हवा ख़राब हो गया है उसके कारण से हो रहा था, क्योंकि मच्छर से पनपता था, ठीक, लोग जान ही नहीं पाते थे। बट बहुत सारे वैज्ञानिक हैं रिसर्च किए, नहीं भाई ये तो मलेरिया किसी न किसी बैक्टीरिया या तुम्हारे में होता उससे होने वाला है। तो लिखा काजिटिव, अब तो उसकी डिस्कवरी की है, फिर बहुत सारा वैक्सीन वगैरह भी ने, दवाइयाँ वगैरह बने। यानी लिखा काजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरियाई होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है, प्लाज्मोडियम विवैक्स होता है, प्लाज्मोडियम ओवल होता है। तो ये आपके सामने इतनी दवाइयाँ दी गई हैं यानी काजिटिव एजेंट के अंतर्गत। दोबारा बताते हैं, दवाइयाँ नहीं, काजिटिव एजेंट, यही मलेरिया कॉजेज करते हैं। अब इसमें कह देगा काजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, तो क्या बताना पड़ेगा, यानी कोई एक लिख देना, कोई एक लिखेंगे अपना काम हो जाएगा। प्लाज्मोडियम मलेरियाई लिख देना, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम लिख देना, प्लाज्मोडियम विवैक्स लिख देना, प्लाज्मोडियम ओवल होता है। तो इतनी आपकी दवाइयाँ हो गई इन सब चीज़ के बारे में। अब नीचे क्लासिफिकेशन के समझते हैं। तो आपके सामने यहाँ से दिया गया है एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में, ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में दिया गया। अब ट्रिक हमने देखिए क्या बनाया है, बैंक से डांस सल्फोनामाइड, बैंक से डांसा सल्फोनामाइड। अब ये भाई बड़ी थोड़ा बड़ा है बट हमें याद रखना पड़ेगा। क्या लिख रखा है, बी से, ठीक है, बी से हमारे पास क्या होती है, बी से तुम्हारे पास बिगुनाइड होता है, ठीक। अब इसमें एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या होगा, प्रोग्यूनिल आता है, ठीक है। ए से तुम्हारे पास एंटीबायोटिक आता है जिसे हम डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं और क्लिंडामाइसिन देते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा है, नेप्टाइरिडीन आता है, नेप्टाइरिडीन में तुम्हारे पास पायरोनारिडीन इसका एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा, क्यूनोलिन मेटा, ठीक है, मेथानॉल होता है, इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या आ जाता है, मेफिक्यून आता है, ठीक। तो ये इसके अंतर्गत दवाइयाँ आती हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, यस से देखा जाए तो सब यानी सेस यानी सब क्यूटेरिन लैक्टोन होता है, टेरिपिन लैक्टोन होता है, इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या होगा, आर्टीस्यूनेट होता है, आर्टी मेथेर होता है, आर्टी ईथर होता है। तो ये इसके सामने इसका एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट में डी से देखा जाए तुम्हारे पास क्या होगा, डाई अमीनो पिरिमिडीन होता है, इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाता है, पैरामेथा एमीन आता है, मेथा एमीन आता है। ए से देखा जाए तो अमीनो एल्कोहल आता है, इसका एग्जाम्पल हैलोफैन लिखा फैंटरीन आता है, दूसरा एग्जाम्पल ल्यूमीफैंटरीन आता है, ये इसका एग्जाम्पल दिया गया है। यन से देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं,
यन से देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं, नेप्थोक्यूनिन होता है, जिसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाता है, अटोरवाक्यून होता है। क्या होता है, अटोरवाक्यून के नाम से आता है। सिंकोना एल्कोलाइड में तुम्हारे पास क्यूनिन आता है और क्यूनिडीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ए से देखा जाए तो 4 अमीनो क्यूनिडीन आता है, इसमें क्लोरोक्यूनिन आता है, पिपराडी यानी पिपराक्यूनिन आता है, इसके अंतर्गत ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास ए से यानी 8 अमीनो क्यूनिन यानी क्यूनिलीन आता है, इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाता है, प्रीमा क्यून आता है और टेफेक्यूनिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड का एग्जाम्पल देखा जाए तो सल्फा डॉक्स यानी लिखा डॉक्सीन हो गया और सल्फा मेथाजीन दिया गया है। तो इतने आपके क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, दोबारा हम बताते हैं, देखिए ये सामने आपके दिया गया है, ठीक है, सामने दे रखा है। ठीक, ये आपके सामने 20 यानी लिखा है बैंक, ठीक है, बैंक इसको हम क्यूका पढ़ते हैं, बैंक से डांसा सल्फोनामाइड, जो आपके सामने हमने इतने अच्छे तरीके से बताया हुआ है। अब इसके थोड़ा सा बारे में और लिखना पड़ेगा। इंडिकेशन, अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, देखिए इंडिकेशन कहाँ कहाँ दे सकते हैं, ये मलेरिया के उपचार में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, और मलेरिया से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मेट्राजेंडा यानी मेट्रिजेंडाजोल के साथ इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, मतलब अमीबिया क्या होता है, देखिए अमीबियासिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाली एक बीमारी है। इसमें क्या होती है, हमारी जो इंटेस्टाइनल होता है उसमें वर्म पैदा होने लगते हैं। अब कोई हम एक मलेरियल दवा लेंगे, क्योंकि मलेरियल दवा खतरनाक एंटीबायोटिक होगा करती है, उसके साथ मेट्रिजेंडाजोल ले लेंगे। ठीक है, मेट्रिजेंडाजोल ले लेंगे, अमीबियासिस को ट्रीट में उपयोग कर देंगे। ये कुष्ठ रोग को सही करने के लिए, कुष्ठ रोग मतलब किसी पर्सन को देखें कोढ़ टाइप में होता है, उस कोढ़ टाइप को बीमारी को सही करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, मॉस्क्यूटो लार्वा को डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं। अब मॉस्क्यूटो लार्वा देखा जाए कहाँ पनपते हैं, देखिए कहीं कहीं देखेंगे जहाँ पानी ऐसे स्थिर रहता है, याद रखना स्थिर, चलता नहीं स्थिर रहता है, तो हमारे पास जो मच्छर होते हैं, ठीक है, मच्छर होते हैं। अब याद रखना इसमें फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो होती है, क्या होती है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो होती है। फार्माकोलॉजी टुमारो ई का, ठीक है, एनाफिलिस फीमेल मॉस्क्यूटो होती है, इसी पे अपना अंडा देती है, अंडा देती तो इससे लार्वा हैच करके लार्वा निकलता है, लार्वा मॉस्क्यूटो में डेवलप हो जाता है। तो मॉस्क्यूटो अब इसको डिस्ट्रॉय करना, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स का प्रयोग करते हैं, या आप केरोसिन ऑयल का प्रयोग करिए, पेट्रोल डीजल। अब ये क्या करेंगे, उसके ऊपर एक लेयर बना देगा, अब सांस नहीं ले पाएंगे, लार्वा यहीं पर मर जाएंगे। या डीडीटी का प्रयोग करिए, या किसी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करिए, या अपने अगल बगल जितने भी पानियाँ रुकी हुई हैं उसको साफ कर दीजिए, अपने आप सही हो जाएंगे। तो इनके उपचार में हो जाएगा यहाँ से। दूसरा तुम्हारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहाँ पर आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लीवर सिरोसिस में कदाकी आप नहीं प्रयोग कर सकते, किडनी प्रॉब्लम में आप कदाकी नहीं प्रयोग कर सकते, हाइपर सेंसिटिव, कोई बंदा इस दवा के प्रति हाइपर सेंसिटिव है तो वहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। डोज मतलब तुम्हारे पास खुराक, अब हम क्या कर देते हैं, 2-3 दवाइयों का एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं, अपना याद कर लेना है। ठीक है, इसमें हम तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, एक जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है क्यूनिन आता है, दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाता है, क्यूनिडीन आता है। ठीक है, ये हो जाएगा। और एक तुम्हारे पास क्लोरोक्यूनिन आता है, क्या हो जाता है हमारे पास, क्लोरोक्यूनिन आता है। ठीक है, क्लोरोक्यूनिन आता है। और हमारे पास डॉक्सीसाइक्लिन आता है, यहाँ पर डॉक्सी, ठीक है, साइक्लिन आता है। तो ये आपके सामने इतनी दवाइयाँ दी गई हैं। इनका खुराक हम क्या करेंगे, नोट में अच्छे से मेंटेन करके दे देंगे भाई, यार पागल बना देंगे। ठीक है, चलिए भाई आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा 1 घंटा हो गया एटलीस्ट। ठीक है बट आप याद रखिएगा मॉर्निंग में इसका लेक्चर आएगा। ठीक है, इसका मॉर्निंग लेक्चर में आएगा। ठीक है, मॉर्निंग लेक्चर में हम क्या करेंगे, पूरा देखेंगे। ठीक है, मॉर्निंग लेक्चर में, और इन दोनों को ऐड करके हम एक बार दोबारा आपको पूरा डिटेल में 2 घंटे का पेपर सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, पार्ट बी में बायोअवेलेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, ये सारा कुछ डिटेल में। और पार्ट सी भी तुम्हें डिटेल में हम मॉर्निंग में आएगा, याद रखना मॉर्निंग में 8-9 बजे आएगा। ठीक है, प्लीज़ लेक्चर लेना मत भूलिएगा। ठीक, और टॉपर बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो टॉपर बैच ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारा नोट, ये सारी जो इस बड़ी अच्छे तरीके से लिखी गई सबका PDF बना के आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। 2024 का लेक्चर नंबर 2, ये देखा जाए तो पार्ट 1 एटलीस्ट 1 घंटे के अंदर हमने पूरा कवर कर लिया था। ठीक।
ठीक है। यदि आपको नहीं वीडियो मिल रहा है तो हम सबको एक बार कंबाइन करके आपको बना देंगे, उसकी टेंशन नहीं लीजिए। इस वीडियो में पार्ट बी हम देखने वाले हैं। ठीक, पार्ट बी में हम सब कुछ यानी पार्ट बी में कितने क्वेश्चन है उसको पार्ट सी टी यानी सबको हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, तो ये आपका पेपर कब हुआ था देख सकते हैं, 22 जून 2024 को हुआ था। फार्माकोलॉजी का ये पेपर है। अब इसको कैसे कहाँ सब कुछ इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो पार्ट बी में देखा जाए तो टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 11 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट बी में टोटल 11 क्वेश्चन रहे, किन्हीं 10 क्वेश्चन को करेगा और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है भाई, 3 नंबर का। तो 10 3 30 नंबर आपका इससे बन जाने वाला है। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिख रखा है, देखो, डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। एन इन लिस्ट फैक्टर अफेक्टिंग बायो एबिलिटी, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो बायो एबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। ये इंग्लिश मीडियम है और हिंदी मीडियम यदि पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लिखा जैव उपलब्धता की को परिभाषित कीजिए और जैव उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारकों को सूचीबद्ध कीजिएगा। ठीक, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब इसको हम अच्छे तरीके से देखते हैं। प्लीज़ आपसे अनुरोध है हेडिंग वगैरह इंग्लिश में लिखिएगा भाई, ठीक है। तो आपके सामने हमने देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पर हेडिंग डाला। जैसे हम हेडिंग डाले एग्जाम में हूबहू सेम टू सेम आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक, क्या लिख रखा है, बायो एबिलिटी क्या होती है। अब बायो एबिलिटी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कोई बंदा 500 mg का एक कोई पैरासीटामॉल खा लिया, ठीक। अब उसके शरीर में वो क्या करेगी, जाएगी और शरीर में एब्जॉर्ब करके खून में चली जाएगी। खून में जाने के बाद पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ठीक। या कोई मान लेते पैर में हम चोट लग गया, मान लेते पैर में चोट लग गया, ठीक। तो पैर में चोट जब लग गया, ठीक है, पैर में जब चोट लग गया तो हम दवा खाते हैं। तो दवा हमारे मुंह में जाती, खून में जाती, यानी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती। एब्जॉर्ब के बाद हमारे पास पैर में चली जाती है, पैर को ठीक कर देती है। अब वो जाने का जो एक गया वहाँ पर जो काम कर रहा है, उसे अपने एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोएबिलिटी बोलते हैं। जितना एब्जॉर्ब हुआ है उसी को बायोएबिलिटी बोला जाता है। अब क्या लिख रखा है, बायोअवेलेबिलिटी एक प्रोसेस है जिसमें दवा या यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, चाहे दवा ले चाहे हम एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लें। एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो दवाइयाँ वगैरह आती हैं, ठीक, चाहे इंजेक्शन वगैरह कुछ भी, ब्लड में एब्जॉर्ब होकर अपने टारगेट साइट पर पहुंचता, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बायोएबिलिटी बोला जाता है। ठीक, तो आप पहला पॉइंट समझेंगे बायोएबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है। बायोएबिलिटी दवा की प्रभावशीलता को मापने का एक पैरामीटर होता है। कैसे कहते हैं, दवा सही से नहीं काम कर रही है तो एक्चुअल में सही से कितना परसेंट काम की करते हैं, 20% काम कर लिया या 50% काम कर लिया, 80 उनका दवा ये लग 80% काम कर, सब बोलते हैं ना। तो वही तुम्हारे पास क्या होती है, जो हमारे ब्लड में तभी तो काम करेगी। तो ये लिखा बायोअवेलेबिलिटी दवा की यानी प्रभावशीलता को मापने का क्या होता है, पैरामीटर होता है। इसे हम परसेंटेज में प्रदर्शित करते हैं, क्या कर देते हैं, प्रदर्शित यानी दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यदि कोई दवा की बायोएबिलिटी यानी कितना परसेंट है, 80%। जैसे मान लेते कोई हमने दवा लिया, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हम ना लेते हैं नॉर्मल कोई एग्जांपल लेते हैं, पीसीएम लेते हैं, पैरासीटामॉल लेते हैं। तो ये पीसीएम मान लेते हैं हमारे शरीर के अंदर, यानी हमारे पास इसकी बायोएबिलिटी मान लेते हैं 80%। 80% मतलब ये जो पैरासीटामॉल लिया गया है हमारे शरीर के अंदर 80% उपयोग में किया गया, एब्जॉर्ब किया गया है। तो ये लिखा है यदि कोई दवा की बायोएबिलिटी 80% है तो इसका मतलब दवा का खुराक 80% हिस्सा रक्त में अवशोषित होकर काम कर रहा है। देखो कितना सटीक हमने लिखा हुआ है, ठीक। तो अब दोबारा समझते, कोई भी दवा, एक कोई एग्जांपल भी दे सकते हो, कोई भी दवा 80% यदि बायोएबिलिटी है तो उसका मतलब वो क्या है, उसका यानी दवा 80% हमारे रक्त में एब्जॉर्ब होकर अपने फंक्शन को कर रही है, उसकी वो बायोएबिलिटी हो जाएगी, ठीक। तो आपके सामने ये हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट में क्या लिखा, ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोएबिलिटी होती है, यानी उद्देश्य क्या होता है। जैसे कोई दवाइयाँ को कुछ उद्देश्य होगा, ठीक है, तो इसका तुम्हारा उद्देश्य शारीरिक कार्य की, यानी शारीरिक कार्य की, कार्य क्या होता है, शारीरिक कार्य मतलब जैसे शरीर जितना ज़्यादा बायोएबिलिटी रहेगी उतना तगड़ा हमारे शरीर के अंदर वो वर्क करेगी। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, भौतिक तथा रासायनिक कारक, मतलब अब देखा जाए तो उद्देश्य, जैसे अभी हमारे शरीर के जैसे कोई दवा हम लिए उसका केमिकल प्रॉपर्टी कुछ मस्त तरीके से रहे हमारे शरीर के अंदर आएगी तो वो भी कार्य कर सकता है। तो इन उद्देश्य के लिए कार्य का समय भी उस पर क्या कर देता है, निर्धारित करता है कि कितने तेजी से काम करेगा। खुराक का निर्माण भी बायोएबिलिटी पे निर्भर करता है। जैसे कहते हैं
खाऊ डॉक्टर बा 2-3 दवाई दे दे यार फिटिया गई है तो 10-15 दवाई दे दे बोलते हैं ना खुराक। तो वो जान गया कि इनके शरीर के अंदर इनकी यानी ये ड्रग्स इसकी बायोलिटी भी इतना है, ये ड्रग्स दो इनके शरीर के अंदर ये जाएगा आराम से और खुराक का निर्माण करेगा। ठीक, तो ये उसका उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो बायोबिलिटी को क्या कर सकते हैं भाई, इफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है पहला अफेक्ट करने का मतलब जैसे आप नॉर्मल जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, कोई विघटित इधर उधर हटा सकती हैं या जगह पे ला सकती हैं। तो इसमें तुम्हारे पास फैक्टर अफेक्टिंग में यही लिखेंगे, यानी दवा की बनावट, दवा किस रूप से बना हुआ है, उसमें प्रिजर्वेटिव क्या ऐड किया गया, कितने हमारे शरीर के अंदर कितने तेज घुल रहा है, कितने तेज काम कर रहा है। तो दवा की बनावट पर भी निर्भर करता है कि हम ओरल ले रहे हैं कि इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं कि लगा रहे हैं, वो सब बनावट पर निर्भर करता है। दवा की घुलनशीलता पर भी निर्भर करता है। घुलनशीलता मतलब जो दवाइयाँ हमारे शरीर के अंदर जितने तेज़ी से घुलेगी वो घुलेगी और उतने वो तेज़ी से हमारे शरीर के अंदर क्या करेगी, अपने एक्शन को परफॉर्म करेगी। तो वही चीज़ बोला गया है, दवा की घुलनशीलता पर भी निर्भर करता है। दवा में उपयोग पार्टिकल की साइज पर, देखिए दवा किसी न किसी पार्टिकल से बना होगा, दवा में उपस्थित पार्टिकल की साइज पर भी निर्भर करता है। जो पदार्थ जितना छोटा रहेगा उतना तेजी हमारे शरीर के अंदर ठीक है उपयोग में लाया जाएगा। डिजीज कंडीशन पे भी निर्भर करता है। डिजीज कंडीशन मतलब जैसे कुछ डिजीज होती है कि इस कंडीशन में हमें इंजेक्शन ही लगवाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं अभी कोई पर्सन है, अब लास्ट स्टेज में जा रहे हैं, इन्फेक्शन तगड़ा हो गया तो उसे आप टैबलेट देंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो डिजीज कंडीशन पर भी निर्भर करता है। इंजेक्शन देंगे बहुत तगड़ा काम कर जाएगा। फूड खाने भी निर्भर करता है। जैसे कोई बहुत सारे डॉक्टर होते हैं ना कि अच्छा बोलते हैं अच्छा ये दवा खा रहे हो तो ये परहेज करना, तो फूड भी हमारे बायोबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। बॉडी वेट, अब देखिए जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, ठीक है अच्छे डॉक्टर होते हैं तो आप कहीं भी दवाई कराने जाते हैं तो वेट आपका कराते हैं, ठीक है यस सर वेट कराते हैं। तो वेट कर यानी जो किया जाता है उसके अनुसार हम उनको डोजिंग देते हैं। तो ये भी निर्भर करता है। जैसे मान लेते अभी कोई बच्चा ही है, मान लेते बच्चा तो नॉर्मल 10 साल का है मान लेते हैं, तो उसको हम टैबलेट खिला रहे हैं, ठीक। तो अब मान लेते उसका जो वेट है यानी 70, 80, 50 बहुत मोटा है, तो जैसे डॉक्टर देखेगा अरे यार नॉर्मल बच्चा है, बोल नहीं आधा गोली खिला देंगे, तो उसके वेट के अनुसार वो दवाइयाँ नहीं काम करेगी। तो वेट पर भी निर्भर करता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हमारे शरीर के अंदर कैसे दवाइयाँ गई हैं वो भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास कई है पेरेंटल, जो सबसे % यानी देखा जाए तो 100% बायोबिलिटी देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा पेरेंटल का होता है, उसका जो मुंह के द्वारा दवाई खाई जाती है ओरल होता है। उसके बाद रेक्टल जो हमारे रेक्टम के थ्रू जाती है वो होती है, और ट्रॉपिकल जो इसमें क्रीम ऑइंटमेंट वगैरह आते हैं, ठीक। तो आपके सामने ये बायोबिलिटी दी गई है। तो ये रहा बायोबिलिटी के बारे में। तो देखिए बायोबिलिटी क्या होती, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं उनका इन्हें लिस्टिंग करनी, हमने यहाँ पर आपको लिस्टिंग करके दिखा दी है, ठीक है। तो ये रहा आपका प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह दिया, ध्यान से सुनिए। कह दिया है राइट 60 नोट ऑन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। 60 नोट कोलिनर्जिक ड्रग्स का कहने का मतलब क्या कह रखा है, सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा, कोलिनर्जिक ड्रग्स एंटी कोलिनर्जिक की परिभाषा बताना पड़ेगा। हरियाणा बोर्ड के लिए है कि नहीं यार, देखिए सारे बोर्ड एक ही है, ठीक है, यानी पीसीआई सबको कवर करती है, उसकी टेंशन नहीं लीजिए आप, ठीक है। पूरी ऑल इंडिया को कवर करने वाली पीसीआई, चाहे जहाँ सब पढ़िए कोई टेंशन, सिलेबस एक है भाई, ठीक। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे पूछा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है, इस पे 60 नोट लिखना है। तो इसकी पहले परिभाषा लिख देते हैं और हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं, अपना एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हो जाएगा, ठीक। तो आ जाता है आपके सामने यहाँ पर। अब आपके सामने दे रखा, देखिए सामने दे रखा है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। अब इसको कईयों नाम से जानते हैं। अभी सर कहाँ है 2-3 नाम लिखे हैं, सीधे कहाँ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स आप नहीं लिखे, आपका रीजन बताते हैं। 2023 में पूछा गया था कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट क्या होता है, और लोगों के सिलेबस में लिखा है, जो सिलेबस डीपली पढ़े हैं उसमें लिखा था एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, सिलेबस में दिया था, बट उसको हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स को क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट बोलते हैं, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं, म्यूस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं, 4-5 नाम से जानते हैं, ठीक। तो प्लीज़ इसीलिए रटा नहीं जाता भाई, समझा जाता है, ठीक है। तो ये आपके सामने ऐसे हेडिंग डाल दी, चाहे इसको उठा कर आप यहाँ डाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए क्या लिख रखा, अब इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर क्लासिफिकेशन, 3 नंबर में इतना ही लिखना पड़ेगा। अब कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है, इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है, एसिटाकोलिन होता है, सब उसी का खेल है। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट वह दवा है जो
एन यानी लिखा है एसिटाकोलिन, एसिटाकोलिन बाइंडर को घेर लेता। अब घेर लेता है और जिससे एसिटाकोलिन बाइंड नहीं हो पाता है। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते तुम्हारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास रिसेप्टर ये है, क्या हो गया, मान लेते ये रिसेप्टर है, यहाँ से हमारे पास कोई दवाइयाँ हैं। अब इसमें से यहाँ पर कोई एक ऐसा निकलेगा, इसी में बाइंड करके अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा। बट एसिटाकोलिन ब्लॉकिंग एजेंट इसी को ही ब्लॉक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसी को ब्लॉक कर देते हैं। ये ब्लॉक कैसे करते हैं, क्योंकि हमने कोई ना कोई दवा ली है, जो दवा का नाम क्या होता है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है। अब ये बताओ इसको आ कैसे ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, इसको ब्लॉक कर दी। अब यहाँ से जो निकला हुआ है यहाँ पर बाइंडर नहीं हो पाएगा। जगह बाइंडर नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात अपने एक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो वही बोला गया है, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट वह दवा है जो एसिटाकोलिन बाइंडर को घेर लेती है, जिससे एसिटाकोलिन बाइंड नहीं हो पाता, जिससे अपने एक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाता। एसिटाकोलिन ब्लॉकर को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे म्यूस्कारिनिक एंटागोनिस्ट होते हैं, एंटी पैरासिम्पैथेटिक एजेंट होता है, एंटी स्पास्मोडियम होता है। मतलब इन नामों से हम जाते हैं। तो आपके सामने ये हो गया है, ये ज़्यादातर हार्ट हो गया, रिस्पायरेटरी ट्रैक हो गया, यूरिनरी ब्लैडर को मेजर इफेक्ट देता है। कहने का मतलब जब वहाँ पर ब्लॉक करता है तो इन्हीं के उपयोग में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। बस आप ऐसे समझिएगा। ठीक, तो ये डिफिनेशन हो गई। अब इसका हम क्या कर देते हैं, सटीक से यहाँ पर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, बस काम खत्म हो जाएगा। इसे केवल और केवल हमने दो में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, दो में कैटेगराइज किया गया। बुक में लिखा रहता है सिंथेटिक और नेचुरल और सिंथेटिक, वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, सोलिनेसी एल्कोलाइड और यानी एल्गस होता है। ये सब जितने भी होते हैं सब प्लांट से लिए जाते हैं, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज नेचुरल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, नेचुरल एजेंट बोला जाता है। दूसरा सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, या इसको आप लिख सकते हैं नेचुरल कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट लिख सकते हैं, टेंशन उसका नहीं लीजिएगा। तो इसे दो में कैटेगराइज किया गया। इसमें सबसे पहले एग्जांपल में आता है सोलिनेसी एल्कोलाइड। ठीक है, अब सोलिनेसी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी प्लांट लिए जाते हैं सब सोलिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक, सोलिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एनालगस या नेचुरल बोला जाता है। सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट आता है। इसका एग्जांपल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एट्रोपिन सल्फेट हो जाएगा, एट्रोपियम ब्रोमाइड हो जाएगा, एट्रोपियम ब्रोमाइड हो जाएगा। एट्रोपियम है, ये एट्रापियम है। ठीक है, एक ही लिख दें क्या, अच्छा एट्रो है, एट्रोपियम ये अलग अलग दवाइयाँ हैं। ठीक, ये हो गया। सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट में तुम्हारे पास कौन जाता है, ट्रोपिकामाइड दे रखा है, साइक्लोपेंटालेट दे रखा, डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड दे दिया गया है। तो आपको इतना चीज़ या क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखिए जैसे क्वेश्चन पूछा है, देखिए हमसे पूछा था एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, तो आपको उठा के ये प्यारा सा आपको क्या करना पड़ेगा, परिभाषा ले यार कहाँ जाता रहा तू। ठीक, इतनी परिभाषा लिख देंगे और इसका ही क्लासिफिकेशन लिख देंगे। एग्जाम्पल एक दो प्लीज आप याद रखिएगा, इतना 3-4 नहीं याद होता तो एक दो आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, लिख रखा है गिव इन ब्रीफ नोट ऑन जनरल एनेस्थेटिक। अब जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो हम सिंपल सा क्या कर देते हैं, जनरल एनेस्थेटिक की परिभाषा बता देते हैं, स्टेज बता देते हैं और क्लासिफिकेशन, एक दो एग्जाम्पल, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने देखिए ये लिख रखा जनरल एनेस्थेटिक के बारे में। ठीक है, तो अब इसके बारे में समझिए जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है। ठीक है, जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है, एनेस्थीसिया सुने होंगे जिसे हम निश्चेतक कहते हैं। निश्चेतक नहीं सुने होंगे, कहते हैं उनको ऑपरेशन हुआ, सुन्न कर दिए और पूरा ऑपरेशन करके ख़त्म कर दिए, उन्हें पता नहीं चला, ऐसे सुने होंगे। तो सिंपल सा क्या होती है, वही एनेस्थीसिया होती, बस इतना समझो। ठीक है, ठीक है जी सर। ठीक, एनेस्थीसिया एक ऐसी पदार्थ है, यानी ऐसी दवा है जो सभी संवेदनाओं तथा दर्द को कम या पूरी तरह से रोक देता, उसे एनेस्थेटिक कहलाता है। सिंपल सा एनेस्थीसिया एक ऐसी दवा होती है। ठीक है, एनेस्थीसिया एक ऐसी दवा होती है जो सभी संवेदनाओं तथा दर्द को कम या पूरी तरह से क्या कर देती है, रोक देती है। यस सर भाई, ठीक है, यानी सारी बोर्ड के लिए मान्य है मेरे भाई, पीसीआई सब सारा कवर करती है, उसका चिंता न कीजिए। ठीक है, तो आप समझ गए एनेस्थीसिया एक ऐसी दवा है जो सभी संवेदनाओं तथा दर्द को कम या पूरी तरह से रोक देता है। ठीक, एनेस्थेटिक ड्रग्स कहलाती है, उसे क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया कहते हैं। ये चीज़ हो गया। अब ये जो हम यहाँ पर बता रहे हैं स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, प्लीज़ इसे आप
याद रखिएगा। और ये 1 नंबर में पूछा गया है। क्या पूछा गया? एनेस्थीसिया के टोटल 4 स्टेज होते हैं। पहला आपका स्टेज होता है दर्द निवारक, यानी स्टेज नंबर फर्स्ट, जिसे हम एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक कहते हैं। ये पहले स्टेज में दिया जाता है ना, तो बंदा थोड़ा सा जिससे दर्द जो रहता है वो कम हो जाता है। सेकेंड स्टेज में उत्तेजित हो जाता है यानी एक्साइटमेंट हो जाता है। थर्ड स्टेज में देखा जाए तो सर्जिकल एनेस्थेटिक यानी अब ये जो सर्जिकल एनेस्थेटिक होता है, इस कंडीशन में आदमी को ऑपरेशन करने के लिए तैयार कर लिया गया है। ठीक, इतना हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास चौथा स्टेज क्या आता है? मेडुलरी पैरालाइसिस आता है। अब यदि एनेस्थीसिया का जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आदमी पैरालाइस अथवा लकवा यानी मर जाएगा, उसको दिक्कत हो जाएगी। तो एनेस्थीसिया होगा, एनेस्थीसिया के स्टेज हो गए हैं। एनेस्थीसिया को इतनी चीज़ों में क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला इनहेलेशन एनेस्थेटिक, दूसरा इंट्रावेनस एनेस्थेटिक और गैसियस एनेस्थेटिक के बारे में दिया गया है। ठीक है, यहाँ से अब देखिए, यानी इनहेलेशन एनेस्थेटिक में तुम्हारे पास हेलोथेनिक एग्जाम्पल हो जाएगा, ईथर एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इंट्रावेनस एनेस्थेटिक में देखा जाए तो थियोपेंटाल सोडियम आता है, और नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाता है? प्रोपाफॉल आता है, डाइजापाम आता है। इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा। गैसियस स्टेज में तुम्हारे पास गैसियस एनेस्थेसिस के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड आता, और 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बताइए सर। हाँ भाई, सारा बोर्ड सेम है तो आप लोग एक ही बात पूछते हैं। ठीक है, क्या लिख दिए हैं सर? ठीक है, फर्स्ट ईयर का हमने क्या कर दिया है, यानी फार्मास्यूटिक्स इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम करा दिया, इंग्लिश मीडियम भी करा दिया है। एक ही तो बचा है इंग्लिश मीडियम, सॉरी हिंदी मीडियम आज आ जाएगा आपका। ठीक है, यानी हिंदी का जो आएगा, ठीक, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आज शाम को हिंदी का आ जाएगा उसका सिलेबस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, एग्जाम्पल ऑफ गैसियस एनेस्थेटिक। तो आपको क्या बताना पड़ेगा? ठीक है, बताना पड़ेगा नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये हो गया एनेस्थीसिया के नोट के बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनिए। कह दिया चौथा नंबर, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ फार्माकोलॉजी ऑफ बीटा ब्लॉकर। अब बीटा ब्लॉकर क्या होता है, इसके बारे में फार्माकोलॉजिकल एक्शन वगैरह पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो आपको सामने ये रहा है। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ रहा बीटा ब्लॉकर ठीक है, फार्माकोलॉजी हो गई। बीटा ब्लॉकर का फार्माकोलॉजी हमें बताना पड़ेगा। तो समझते हैं, बीटा ब्लॉकर नाम से ही पता, जो बीटा एडर्नेर्जिक रिसेप्टर होता है उसको जो ब्लॉक करता है उसको बीटा ब्लॉकर कहते हैं। ठीक, अब परिभाषा समझते हैं क्या होगी। ठीक है, बीटा ब्लॉकर नाम से ही पता है, एक तुम्हारे पास एडर्नेर्जिक रिसेप्टर होता है जिसका नाम होता है अल्फा बीटा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 या बीटा 1, बीटा 2, बीटा। बट इसमें बीटा कैटेगरी के अंतर्गत आता है। जो तुम्हारे पास बीटा 1 होता, 2 होता, 3 होता, उसके एडर्नेर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। जब ब्लॉक कर देगा तो उसी दवा को हम क्या बोलते हैं, यानी बीटा ब्लॉकर यानी बीटा ब्लॉकर कहते हैं। अब ये क्या होता है, बीटा ब्लॉकर एक बीटा एडर्नेर्जिक रिसेप्टर होता है जो, ठीक है, को ब्लॉक करने की दवा है। ठीक है, यानी सिंपल सा बीटा एडर्नेर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली तुम्हारे पास दवा होती है। बस इतना होगा। नेक्स्ट में क्या, ये दवाइयाँ हृदय तथा रक्त वाहिनिका मतलब जो हमारी पास ब्लड वेसल है, चाहे वो धमनी हो चाहे वो सीरा, तथा अन्य सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को प्रभाव को कम करती है। जितना भी यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि सिंपैथेटिक हार्ट बीट को, ब्लड वेसल को, ये सबको इंक्रीज करवाता है, तो इनको कम करने का काम करते हैं। अब बताओ, प्रभाव को कम कर देगी तो जाहिर सी बात, जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है कम हो जाएगा। ठीक है, यार हार्ट बीट ज़्यादा हो गया तो भी कम हो जाएगा। ठीक, इसका उपयोग सामान्यतः हाइपरटेंशन में, एंजाइना पेक्टोरिस में, हार्ट फेलियर में किया जाता है। तो ये आपके सामने इंट्रोडक्शन हो गया किसका, यानी बीटा ब्लॉकर का इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब हमसे कह रखा फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, बीटा ब्लॉकर नार एपिनेफ्रिन तथा एपिनेफ्रिन को बीटा रिसेप्टर से बाइंड करने का काम करता है। अब ये क्या होता है, एक तुम्हारे पास एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन देखा जाए तो एक ऐसी दवा होती है जो बीटा ब्लॉकर को क्या कर देती है, बाइंड करके ब्लॉक कर देगी, जिससे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये सब हमारे शरीर के अंदर कम हो जाता है। हार्ट फंक्शन प्रेशर को कम करता है, जिससे हाइपरटेंशन बबुआ कम हो जाता है। ठीक, तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास दे रखा है इंडिकेशन, यानी बीटा ब्लॉकर का कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में प्रयोग किया जाता है, ग्लाइकोमा में प्रयोग किया जाता है, माइग्रेन में प्रयोग किया जाता है। कोई पर्सन बहुत टेंशनिया गया हो, टेंशन को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता
है, तो ये इंडिकेशन हो जाएगा। कंट्रा इंडिकेशन अब किस में उपयोग नहीं कर सकते, जैसे हर दवाइयाँ हर चीज़ में आप प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कंट्रा इंडिकेशन में देखा जाए तो अस्थमा में आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, COPD आदि में इसका उपयोग न करें, ठीक है, इन सब में नहीं कर सकते हैं। हार्ट ब्लॉकर में ठीक नहीं कर सकते हैं, डायबिटीज़ में आप नहीं कर सकते हैं, तो इन कंडीशन में आप बीटा ब्लॉकर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आपके सामने बीटा ब्लॉकर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सबसे पहले बताना पड़ेगा CHF होता क्या, यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है, और क्लासिफिकेशन ऑफ CHF, यानी इसका आपको सामने क्लासिफिकेशन भी बताना पड़ेगा। ठीक, तो आपके सामने ये रहा, देखिए सामने CHF, इसका फुल नेम भी याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि ये भी एक नंबर में पूछा जाता है, CHF का फुल नेम बताना पड़ेगा। तो C से कंजेस्टिव, F से हार्ट हो जाएगा, F से आपके सामने फेलियर हो जाएगा, तो इसको क्या बोला जाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोला जाता है। अब ये क्या होता, कहते हैं यार उनको हार्ट अटैक आया, यानी हार्टवा फेल हो गया, मरा गए, ऐसा सुने होंगे। तो सिंपल सा क्या होता है, वो काहे किस कंडीशन में आता है वही हमें पढ़ना पड़ेगा। तो क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए, जब हार्ट शरीर को पर्याप्त या आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में रक्त पंप करने में फेल रहता है, ठीक है, रक्त पंप करने में का बाबू जब फेल रहता है, ठीक, तो उस कंडीशन को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म को समझिए क्या होता। ये पल मान लेते हैं हमारे पास हार्ट हो गया जो 4 चैम्बर का होता है, ये हमारे पास पूरी शरीर हो गई। अब ये क्या कर देता है, यानी ये ब्लड क्या कर देता, पंप करता तो पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता। ठीक, अब जितना शरीर को रिक्वायरमेंट चाहिए, मान लेते हैं इसको कितना चाहिए, 10 ग्राम चाहिए, क्या होगा, 10 ग्राम ब्लड चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, 10 ग्राम या मान लेते हैं 100 ml इसको ब्लड चाहिए। ठीक, बट ये केवल और केवल 80 ml ब्लड दे पा रहा है, देने में फेल हो जा रहा है पूरी तरह से, तो इस कंडीशन को ही क्या बोला जाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोला जाता है। यदि कॉन्सनट्रेट होकर हमारी बातें केवल सुनेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके सामने, इतना समझें तो ही लिख रखा है, जब हृदय शरीर को आवश्यकता को, ठीक, यानी शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में रक्त पंप करने में फेल रहता है, तो इस कंडीशन को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा, CHF को हार्ट फेलियर से भी, यानी नाम से भी जाना जाता है, यानी CH को किसके नाम से जाना, हार्ट फेलियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। ठीक, ये हो गया CHF के बारे में। अब हम नेक्स्ट में देते थे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, क्योंकि हमसे उसमें कहा उसका क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक, तो ये हो गया आपके सामने क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए इसे 2 में कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले ड्रग्स विद द यानी पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एजेंट होता है, एक निगेटिव होता है। ठीक, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, 2 इफेक्ट होते हैं। इसको फर्दर डिवीजन किया गया है, कार्डियोग्लाइकोसाइड, बाईपैरिडीन इनहिबिटर होता, बीटा एडर्जिक एग्नोस्टिक होता है। ठीक, अब यहाँ से ड्रग्स विद नेगेटिव आइनोट्रॉपिक एजेंट होता है, इसके अंदर तुम्हारे पास डाईयूरेटिक आता है, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट आता है और वसोडाइलेटर आता है। तो इतनी दवाइयाँ हो गई इन सब चीज़ के बारे में। अब हम क्या कर देते, एक एक करके इन्हीं के बारे में लिखते हैं और एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा भाई, एग्जाम्पल नहीं देंगे कम से कम एक एक एग्जाम्पल तो आपको देना ही देना पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं कार्डियोग्लाइकोसाइड में, हमारे पास एक एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या होगा, डॉक्सीजीन आता है। क्या हो जाएगी, डॉक्सीजीन आता है, और एक दवा और लिख देते हैं, 2 दवा हम लिख देते हैं, बट आप एग्जाम में एक ही लिखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं। डीजी टॉक्सिन आता, क्या होता है, डीजी टॉक्सिन आता है। ये आपके सामने इसका एग्जाम्पल हो गया। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या होगा, बाईपैरिडीन इनहिबिटर होता। बाईपैरिडीन इनहिबिटर के अंदर तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल आता है, एमरीनोन आता है। ठीक है, एमरीनोन आ जाता है एक एग्जाम्पल। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मिलरीनोन आता है। क्या हो गया, मिलरीनोन आता है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल तुम्हारे पास बीटा एडर्जिक यानी एगोनोस्टिक के अंतर्गत तुम्हारे पास डोपामीन आता है। ठीक है, डोपामीन जो हैप्पीनेस के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, डोबूटामीन आता है, डोबिटामीन आता है। इसके एग्जाम्पल ये हो जाएंगे। ठीक है, ड्रग्स विद द निगेटिव आइनोट्रॉपिक एजेंट, निगेटिव आइनोट्रॉपिक मतलब ये निगेटिव, उसके अपोजिट ये काम करता है।
इसमें सबसे पहला एग्जांपल डायूरेटिक। डायूरेटिक में जब से सबसे फेमस है दवाई फ्यूरसामाइड दे रखा, फ्यूरसामाइड दे दिया गया है, फ्यूरसामाइड हो गया एक एग्जांपल। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, थियाजाइड्स हो जाएगा। ठीक, ये आपके सामने हो जाएगा। इस प्रोलैक्टिन वगैरह बहुत सारे आती, बट हम दो लिख रहे हैं। एनजीओ, ठीक है, लिखा है एंजियोटेंसिन यानी एंटागोनिस्ट में आते हैं। इसमें एक एग्जांपल जो सबसे ज़्यादा फेमस है लोसार्टन के नाम से आता है। ठीक, वसोडाइलेटर, ये हमारे पास जो वेसल होती है उसको डाइलेट कर देता है। वसोडाइलेटर में तुम्हारे पास क्या होगा, नाइट्रेट एक सबसे फेमस दवा आती है, नाइट्रेट्स हो जाएगा। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रालाजीन हो जाएगा। तो ये आपके सामने इतनी दवाइयाँ दी गई हैं। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को भी कवर अप कर लिया है विथ एग्जाम्पल के साथ। दोबारा एक बार देखिए, कह दिया सबसे पहले CHF होता क्या है। ठीक है, CHF को हमने क्या कर दिया, सामने डिफाइन कर दिया और इसके क्लासिफिकेशन को डिफाइन कर दिया, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन हमसे दे रखा है। ठीक है, कह दिया गिव एडवर्स इफेक्ट एंड कंट्रा इंडिकेशन ऑफ, ठीक है, कंट्रा इंडिकेशन ऑफ हिपेरिन के बारे में बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, हिपेरिन के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक, तो ये दोनों चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा। तो आपके सामने हिपेरिन दिया गया है। ठीक, अब हिपेरिन तुम्हारे पास क्या होता है, इनके बारे में समझिए क्या बोल दिया गया। हिपेरिन सुने होंगे। अब देखो, एक हम आपको एग्जाम्पल बताते तो बड़ी सटीक तरीके से समझेंगे। सुने होंगे नहीं, जनवा करते होंगे, उसमें सुनने वाली क्या बात। ये हमारी स्किन है, मान लेती स्किन यहाँ से कहीं डैमेज हो जाए तो देखेंगे ब्लड हमारे शरीर के अंदर बाहर से यानी अंदर से क्या हो जाता है, बाहर आने लगता है। ठीक, तो कुछ समय के बाद यहाँ थक्का बना लेता है। यस सर, थक्का बना लेता। बट कभी आप सोचे हैं कि अब ये क्यों होता है, क्यों? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है इसीलिए ऑक्सीजन से बना लेता है, या मैकेनिज्म होता उसके लिए बना देता। बट अब हमारे शरीर के अंदर सांस में तो भी ऑक्सीजन होती है, तब कहीं नहीं ये थक्का बनाता है। क्यों? अब इसको कोई ना कोई जिम्मेदार होगा यहाँ पर जो रोकने का काम करता, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती है, हिपेरिन की होती है। तो आप समझे कि नहीं, हिपेरिन सिंपल सी एक ऐसी दवा होती है जो नेचुरली हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, जो ब्लड को थक्का बनाने के रोकने में मदद करती है। थक्का बनाना ही, तो शरीर के अंदर थक्का बन जाएगा तो आदमी मर जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। तो क्या लिख रखा, हिपेरिन एक स्ट्रॉन्ग एंटी कोगुलेशन एजेंट है जो मुख्यतः हमारे शरीर में पाया जाता है। ठीक है, हिपेरिन तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग एंटी कोगुलेशन एजेंट है जो मुख्यतः हमारे शरीर में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या लिख रखा, हमारे शरीर में वैसोफिल या मास्ट सेल के नाम से भी जाना जाता है। बैसोफिल यानी बैसोफिल मतलब क्या होता है, ये फैगोसाइटिक इन नेचर का होता है। बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर घुसेगा तो अंत पकड़ेगा, खाक खत्म कर देगा। तो बैसोफिल जो इम्यून रिस्पांस के लिए प्रति होता है। ठीक, तो ये हो गया आपके सामने यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, यानी हिपेरिन एक्चुअल में हमारे शरीर में मान लेते हमें चाहिए तो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये घरेलू पशुओं के यकृत फेफड़ों से संश्लेषित किया जाता है। अब देखो कितना खतरनाक। अब ये तो घरेलू, बट इनसे तो हम निकालेंगे नहीं, कोई ना कोई कमर्शियल एनिमल होना चाहिए। तो उसके लिए कमर्शियल देखा जाए तो हिपेरिन बोविन के फेफड़े, या बोविन एक एनिमल का नाम है, सूअर की आंत से, मतलब सूअर लिया जाता है उसकी आंत से चर्बी निकाल के जिलेटिन बना दिया जाता है, और जो तुम्हारे पास अच्छी चीज़ होती है हेपेरिन बना दिया जाता है। ठीक, अभी भी खोजी जा रही है कि सुअर कुछ भी खा लेती तो डाइजेशन, कचरा कुछ भी खा लेगी वो डाइजेशन हो जाएगा। तो उसके अंदर कौन से ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो उसके डाइजेशन में मदद करते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर है तो हमारा फूड खराब नहीं होगा, बसिया वसिया सब पीट पाट जाएंगे। ठीक है, तो वो सब खोजी जा रही। तो ये किसके बारे में होगा, हिपेरिन के इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास इंडिकेशन, कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग एंजाइना में किया जाता है, डायलिसिस में किया जाता है। डायलिसिस मतलब जैसे अभी डायलिसिस में होता क्या, दो नसें होती हैं, एक आर्टरीज और वेन होती है, दोनों से कनेक्ट करके एक से ब्लड जाता है मशीन में, मशीन फिल्टर करके दोबारा हमारे शरीर में ला देता है। किसी पर्सन की किडनी वगैरह खराब रहती तो उसको सही करने के लिए। अब बताओ उसी में जम जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, हेपेरिन का प्रयोग करते हैं। तो डायलिसिस करने में, पल्मोनरी इम्बोलिज्म में, आर्टरीज में, थ्रोम्बोसिस में के उपचार में किया जाता है। तो आपके सामने इतना दिया गया है उपयोग के बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है इनके बारे में समझिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, निषेध बोलते हैं।
पहले दूसरा पहला क्वेश्चन में दे रखा है, पहला कंट्रा इंडिकेशन कहाँ कहाँ उपयोग नहीं कर सकते। रिसेंट ट्रामा में, मतलब अभी कोई लड़ भिड़ के आ रहा तो तुरंत देंगे, मान लीजिए सर में चोट लगी है तो ब्लड फ्लो हो रहा है, हेपेरिन दे दिया, उसी के अंदर वहाँ क्लॉट हो गया बस, और हेड इंजरी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। रिसेंट सर्जरी, किसी पर्सन को तुरंत सर्जरी हुई है तो ब्लड अपने आप को एक दूसरे से क्या कर देते हैं, जो डैमेज हुए रहते हैं उसको मेंटेन करते हैं। फाइगोसाइटिक सेल होता है, WBC देख हो के उसे मार उड़ के अलग करता है। अब उसी दौरान आप एंटी हिपेरिन दे देंगे तो कहेगा भाई हम लाओ क्लॉट कर देते हैं, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यानी लिखा रिसेंट स्ट्रोक, किसी को स्ट्रोक हुआ, स्ट्रोक मतलब सरों में तगड़ा चोट लगी तब नहीं देना चाहिए। सीवियर हाइपर टेंशन में आपको नहीं देना, लीवर प्रॉब्लम में नहीं देना, डायबिटीज में नहीं देना, एबॉर्शन, कोई फीमेल एबॉर्शन करा दी है, ठीक है, तो एबॉर्शन होता है तो हिपेरिन का यदि प्रयोग कर देंगे तो जितनी भी दवाइयाँ हैं, ठीक है, एक्चुअल में उसके अंदर चलिए होता क्या, जो जैसे बेबी ग्रो कर रहा है तो उसे ब्लड के द्वारा, म्यूकस के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब क्लॉट कर देगा तो उसी के अंदर जम जाएगा तो फीमेल बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो सकती है। तो हिपेरिन वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत सारा केस में देखेंगे फीमेल जब एबॉर्शन कराती हैं उसके बाद उनकी ब्लीडिंग ही नहीं कईयों महीनों तक नहीं बंद होती है, रिश्ता रहता तो उससे भी उनको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हिपेरिन के बारे में। ठीक है, चलिए इन सब चीज़ के बारे में हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया है एस्पेक्टोरेंट के बारे में। क्वेश्चन दे रखा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एस्पेक्टोरेंट के बारे में बताना पड़ेगा। एस्पेक्टोरेंट क्या होता है? अब एस्पेक्टोरेंट क्या होता है? किसी पर्सन को खांसी आती है, कहते हैं थोड़ा अदरक खा लो, ये सब खा लो, क्या बोलते हैं जी, ये सामने कौन सा पेड़ है, तुलसी जी, ठीक है, तो इन सबको खा लेते हैं तो सही हो जाता है। बस वही दवाइयाँ एक्सपेक्टोरेंट है। तो सिंपल सा क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ जो खांसी को थोड़ा बढ़ा दे और बलगम को पतला करके शरीर से बाहर निकाल दे, उसी दवा को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं। बस समझिए। अब कहेंगे सर खांसी क्यों बढ़ा रहा है, अब बलगम को पतला क्यों करा? देखिए बलगम जब ठीक रहेगा तो हमारे नाक से अथवा मुंह से सही से निकल नहीं पाएगा। तब जब खांसी आएगी और बलगम पतला हो जाएगा, जब बलगम पतला हो जाएगा तो खांसी आएगी, खांसी के थ्रू हमारा बलगम बाहर की तरफ आ जाएगा। बस एक्सपेक्टोरेंट काम कर गया, इसी बेस पे काम करता है। हम तो इतना बताएं, जब आप MBBS करेंगे भाई तो और खतरनाक टाइम में पढ़ेंगे। एक्सपेक्टोरेंट एक प्रकार की दवा है जो बलगम को पतला और खांसी को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे बलगम को शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टोरेंट बोला जाता है। अब कुछ समझे कि नहीं? एक्सपेक्टोरेंट ऐसी दवा होती है जिसका उपयोग बलगम को पतला तथा खांसी को हल्का बढ़ाना, ठीक है, जिससे बलगम शरीर से बाहर निकल जाए, उस दवा को क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा, एक्सपेक्टोरेंट का उपयोग आमतौर पर खांसी, सर्दी के इलाज में उपयोग किया जाता है, जिसे सांस लेने में आसानी हो। अब बताइए, हमारा जो तुम्हारे पास म्यूकस लेयर है, मतलब सांस लेने वाली नली है, उसमें म्यूकस जम जाए तो सांसें सही से नहीं ले पाएंगे तो आदमी को दिक्कत हो जाएगी। तो उनको सही करने के लिए, सर्दी खांसी आदि को सही करने के लिए हम क्या कर देते हैं, जिस दवा का प्रयोग करते हैं एक्सपेक्टोरेंट कहलाता है। वही यानी जिससे हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक यानी सांस लेने की नली साफ हो गई, आराम से सांस लीजिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक, अब यहाँ से नेक्स्ट में लिख रखा इंडिकेशन, कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग खांसी के साथ साथ गाढ़ा बलगम को ठीक पतला करने या ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। सांस संबंधी यानी सांस संबंधी समस्याओं में एक्सपेक्टोरेंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में अस्थमा तथा COPD के उपचार में किया जाता है। अस्थमा में एक्चुअल में होता क्या, देखेंगे बलगम बहुत ज़्यादा आता है या बार बार खांसी आती है, तो उनको सही करने के लिए हम एक्सपेक्टोरेंट का प्रयोग करते हैं। इसीलिए देखें, ठीक है, इसीलिए देखेंगे अब सिरप उरप लेने जाते होंगे तो कहते हैं सूखी खांसी आ रही है कि बलगम वाली खांसी आ रही है। सूखी वाली खांसी आ रही है तो जिस सिरप पे एक्सपेक्टोरेंट लिखा रहेगा उसको आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो ये सब देख के लोग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास आता है यानी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहाँ उपयोग नहीं कर सकते हैं। हार्ट प्रॉब्लम में आप नहीं उपयोग कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं उपयोग कर सकते, लैक्टेशन में नहीं उपयोग कर सकते। तो सर ये कैसे ठीक होंगे? देखिए ये बुक में लिखा गया, जब फिजिशियन देखता है, ठीक है, कैसी कंडीशन रहती है उसके अकॉर्डिंग वो दवा चलाता है, किसी न किसी के कॉम्बिनेशन के साथ चलाता है, जिससे वो बेबी और ठीक है जो भी आदमी है वो बचा रहे। ठीक, खुराक की बात की जाए तो यानी सोडियम सिट्रेट देखा जाए 0.3 ग्राम से लेके 1 ग्राम के बीच में आता है। इसे हम 2-3 बार ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, लिख रखा गुआफेंसिन दे रखा जो 100 mg से लेकर 200 mg के बीच में आती है।
ठीक है। टा यानी लिखा है टोलू ब्लासम, एक्चुअल में टोलू होना चाहिए, टोलू ब्लासम होना चाहिए, जो फार्माकोग्नोसी में आपका है, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। टोलू ब्लासम जो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 0.3 से लेकर तुम्हारे पास 6 ग्राम यानी mg के बीच में आता है। ठीक है। वसाका देखा जाए तो 1 ml से 5 ml के बीच में आप क्या कर सकते हैं, BD या ODL ले सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके सामने हो जाएगा इनके बारे में। तो ये रहा एस्पेक्टोरेंट के बारे में। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देते हैं, परगेटिव एंड लग्जेटिव एंड परगेटिव। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, सबसे पहले पूछा है राइट अबाउट लग्जेटिव एंड परगेटिव के बारे में आपको बताना पड़ेगा। अब लग्जेटिव क्या होता है, गुरुदेव परगेटिव क्या होता है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद 1 2 3 क्वेश्चन बचेगा, उसके बाद आपका पार्ट सी आ चला आएगा। ठीक है। अब थोड़ा तेज़ी से चलते हैं भाई। देखिए क्या लिख रखा है, लग्जेटिव क्या होता है। सुने होंगे किसी पर्सन को कब्ज हो गया तो कहते हैं लग्जेटिव खा लो सही हो जाएगा। ठीक। तो सिंपल सा ऐसी दवा जो कब्ज को सही करे, पेट को साफ करे, आदि ये सब समस्याओं को दूर करो, उसको लग्जेटिव बोलते हैं। तो क्या लिख रखा तुम्हारे पास, लिखा लग्जेटिव एक विशेष प्रकार की दवा है जिसका उपयोग मल को सॉफ्ट, मतलब जो हमारा मल जो रहेगा सॉफ्ट रहेगा, पेट को साफ, कब्ज की समस्या यानी कब्ज जैसी समस्या को ठीक करने में या इस्तेमाल करने में प्रयोग किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हमारे बाबू, लग्जेटिव बोला जाता है। तो सिंपल सा लग्जेटिव एक प्रकार की दवा है जो हमारे पास मल मतलब जो स्टूल होता है, लैट्रिन होता है, उसको ये सॉफ्ट करेगा, जिससे आराम से शरीर से हमारे बाहर निकल जाए, सॉफ्ट करेगा, पेट को साफ करेगा, कब्ज आदि को दूर करेगा, उसको क्या बोला जाता है, लग्जेटिव बोला जाता है। ठीक। नेक्स्ट पे क्या आ जाते हैं, लग्जेटिव की मात्रा ज़्यादा होने पर लूज मोशन हो जाता है। किसी पर्सन को लग्जेटिव ज़्यादा मात्रा देंगे तो लूज मोशन हो जाएगा तथा डायरिया का प्रॉब्लम, ठीक है, जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हो गया लग्जेटिव के बारे में। लग्जेटिव का एग्जांपल तुम्हारे पास मिलकर मैग्नीशिया हो गया, इसबगोल हो गया। यदि आपको और कुछ पता है तो यहाँ छाप सकते हैं। ठीक है। यदि फार्माकोग्नोसी में पढ़े होंगे कोई दवा वगैरह, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये होगा लग्जेटिव के बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा परगेटिव। अब लग्जेटिव और परगेटिव क्या होता है, परगेटिव जब लग्जेटिव की मात्रा अधिक कर दी जाती है, उस कंडीशन को परगेटिव बोला जाता है। तो क्या लिख रखा है, लग्जेटिव की मात्रा अधिक कर देने पर परगेटिव कहते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, परगेटिव बोला जाता है। परगेटिव का उपयोग से पेट की पूरी तरह से क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। जैसे यानी क्या डाइक्लोफेनेन है, डुल्कोफ्लैक्स सुने होंगे, डुल्कोफ्लैक्स जैसे जुमाल घोटा नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, उसे यदि दे देंगे तो आदमी टॉयलेट तब तक करेगा जैसे कि पूरी इंटेस्टाइन अथवा पेट पूरी तरह से क्लीन अथवा खाली न हो जाए, तब तक वो करता ही रहेगा। ठीक। तो ही लिख रखा, परगेटिव का उपयोग पेट को पूरी तरह से खाली करने के लिए किया जाता है, उसको परगेटिव बोलते हैं। इसका उपयोग अक्सर डॉक्टर यानी डॉक्टरी प्रक्रिया जैसे सर्जरी किसी को करना है या कोई और एक यानी टेस्ट करवाना है, ठीक है, या पैथोलॉजी कोई टेस्ट करवाना है, ठीक, तो उन सबको हम क्या कर देते हैं, प्रक्रिया को देखने के लिए। जैसे किसी को एंडोस्कोपी करना है, मतलब जैसे छोटा छोटा इतना बड़ा एंडोस्कोप होता है, इसमें इतना बड़ी होती है जो नली मुंह के द्वारा आपके शरीर के अंदर डाल जाएगी और फोटो खींचेगा, तो पेट तो साफ रहेगा तभी तो फोटो खींच पाएगा। और उसकी यानी हमारी जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग होती है, पेट की लाइनिंग को चेक करता, कहीं डैमेज तो नहीं हुआ है, उन सबको चेक करने के लिए, ठीक, उससे पहले हम परगेटिव दे देते हैं। जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, कैस्टर ऑयल हो गया, लैक्टालूज हो गया, ये सब तुम्हारे पास दवाइयाँ आती हैं जो आपके सामने दी गई हैं। ठीक। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, हाई सेलिंग डायूरिटिक दिया गया है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, सबसे पहले क्या रखा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाई सेलिंग डायूरिटिक। हाई सेलिंग डायूरिटिक क्या होता है, अब सुने होंगे डायूरिटिक, तो डायूरिटिक जैसे लूप डायूरिटिक, मीडियम हो गया, हाई हो गया, तो उसमें आपको थोड़ा सा इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। हाई सेलिंग डायूरिटिक में अब क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए, यह असेंडिंग लिम्ब को लूप ऑफ हेनले पर कार्य करता है, इसीलिए इसे क्या कर देते हैं, लूप डायूरिटिक भी कहते हैं। लूप ऑफ हेनले वगैरह गुरुदेव का तू बोला था, ध्यान से सुनिए। ठीक है। आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यदि आप देखे होंगे थोड़ा सा, ठीक है, तो एक्चुअल में ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया और इधर से हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया आपके सामने यहाँ से और ऐसे स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे आप देखे होंगे। ठीक।
ठीक है, आप ऐसे देखे होंगे, ठीक है, ऐसे हो गया इधर। अब इसको क्या बोला जाता है, पीसीटी बोला जाता है, तो हमारा काम नहीं है। डीसीटी इसको बोलते हैं, भी हमारा काम नहीं। ये वाला जो लूप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इसी को क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। ये जो नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है इसको यानी असेंडिंग, नीचे जब आ रहा है, ठीक है, नीचे डिसेंडिंग हो गया, आगे की तरफ जाता है तो असेंडिंग बोला जाता है। ठीक है, नीचे आ रहा है तो तुम्हारे पास यानी इसको डिसेंडिंग बोलते हैं, इसको असेंडिंग बोला जाता है। बस इतना समझे। ठीक, इस वाले रीजन पे हमें सारा काम करवाना है। तो इसको यहाँ पर जो तुम्हारे पास हाई सेलिंग डायूरेटिक होता है यहीं पर वर्क करता है, इसीलिए इसे लूप ऑफ हेनले या लूप डायूरेटिक के नाम से भी जाना जाता है। तो वही लिख रखा है, यह असेंडिंग लिम्ब के लूप ऑफ हेनले पर कार्य करता है, इसीलिए इसे लूप डायूरेटिक भी कहते हैं। ठीक, यह लूप ऑफ हेनले को ज़्यादा प्रभावित करता है, जो पुनः अवशोषण करता है। पुनः अवशोषण किसका करता है, पानी का अवशोषण करता है, जो हमारे शरीर के अंदर यूरिन को यानी यूरिया को लेवल को मेंटेन करता है। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। हाई सेलिंग डायूरेटिक को लूप डायूरेटिक भी कहा जाता है। जो हाई सेलिंग डायूरेटिक होता है उसे लूप डायूरेटिक भी कहा जाता है। ठीक, ये होगा आपके बारे में। सबसे ज़्यादा डायूरेटिक के रूप में फुरसामाइड का उपयोग किया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा देखा जाए डायूरेटिक जो होती है, ठीक है, डायूरेटिक में, ठीक है, डायूरेटिक में किसका प्रयोग किया जाता है, फुरसामाइड का, जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पलों में से एक है। कहेगा एग्जाम्पल ऑफ डायूरेटिक, तो इसको आप लिखना पड़ेगा। तो ये आपके सामने इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा उपयोग यानी इंडिकेशन देख लेते हैं। कहाँ पर, रीनल फेरिया में, किसी पर्सन को रीनल फेरियर होगा तो उसमें प्रयोग कर सकते हैं। हाइपर कैल्सीमिया में, मतलब ब्लड के अंदर हाई कैल्शियम लेवल हो गया तो उसको लो करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। हाइपर कैलेमिया, किसी शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा नहीं पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो गई तो कंडीशन में मेंटेन द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना तो डायूरेटिक देंगे, जो हमारे पास यूरिन के फ्लो को तेज करेगा, जाहिर सी बात ब्लड प्रेशर तुरंत गिर जाएगा, इंडिकेशन हो जाएगा। कंट्रा इंडिकेशन में तुम्हारे पास देखा जाए तो कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, निषेध, एलर्जी टू सल्फा ड्रग्स, मतलब कोई बंदा है जो सल्फा ड्रग्स के प्रति एलर्जी करता है, एलर्जी कॉजेज है, तो उसको आप नहीं देना क्योंकि इसमें सल्फाइड वगैरह रहता है तो बड़ी दिक्कत कर देता है। हाइपर सेंसिटिव ऑफ कंपाउंड, कोई बंदा, ठीक है, डायूरेटिक जो डायूरेटिक कंपाउंड होता है उसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो उसमें नहीं देना। प्रेजेंस ऑफ एन्यूरिया, अब इसका मतलब बताइए एन्यूरिया का मतलब क्या होता है। ठीक, जैसे सुने होंगे पोलीयूरिया, एन्यूरिया, हीमोरूजिया, तो ये सब तुम्हारे पास, इसमें ए यूरिया का मतलब क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। खुराक की बात की जाए तो फुरसामाइड दिया जाता है, ब्यूमेटानाइड दिया जाता है। हमने दो एग्जाम्पल इसलिए लिखा कि आपको इजीली याद हो जाए आराम से। ठीक, तो हाई सेलिंग डायूरेटिक के अंतर्गत ये आती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रखा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपके सामने यहाँ से दिया गया है, देखिए क्या लिख रखा है, यानी फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। फिजियोलॉजिकल मतलब हमारे शरीर के ऊपर कैसे काम करता है, कौन कौन से हिस्से पे काम करता है। ठीक, अब पैथोलॉजिकल मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे किसी पर्सन को कौन सी बीमारी होगी, किस कंडीशन में दी जाती है, पैथोलॉजिकल कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके सामने लिखा कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रखा। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होता है, अब इसके बारे में समझिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक यानी स्टेरॉइड हार्मोन है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिंथेसिस किया जाता है। हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम तुम्हारे पास एड्रिनल ग्लैंड होता है, तो एड्रिनल मेडुला होता है और यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्टेरॉइड हार्मोन निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं, जो वहीं से सिंथेसिस किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड के पास लार्ज, ठीक है, यानी लिखा है लार्ज रेंज में, ठीक है, लार्ज रेंज में यानी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। जैसे यानी स्ट्रेट रिस्पॉन्स करना, किसी पर्सन को स्ट्रेस ज़्यादा हो तो उसके प्रति रिस्पॉन्स करने की जिम्मेदारी क्या होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के पास होती। इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इन्हीं का काम होता है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, बिहेवियर, आज सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। ठीक, तो ये होगा इनके बारे में। एग्जाम्पल पे देखा जाए तो कॉर्टिकोस्टेरॉन होता है, कॉर्टिकोसोन होता है, एल्डोस्टेरॉन होता है। तो ये एग्जाम्पल होगा किसका, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, अब यानी क्या लिखा, फिजियोलॉजिकल रोल मतलब हमारे शरीर पे कैसे भूमिका इसे निभाता, तनाव को कम करता। ब्लड सेल पे देखा जाए तो इस्नोफिल, बेसोफिल और इम्यूनोसाइट को क्या कर देता है, इंक्रीज कराता है, जैसे हमारी इम्यूनिटी थोड़ा सा एक्टिव हो जाती है।
ठीक है, लंबे समय तक रहेगा तो वीक भी हो जाती है, याद रखना। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन सूजन को कम करने में किया जाता है। इंडोक्राइन यानी सिस्टम के अंतर्गत देखा जाए तो ग्रोथ हार्मोन को ये क्या कर देता, प्रोडक्शन करता है, जिससे आदमी बहुत लेंदी हो जाता है। इम्यून रोगों से लड़ने के लिए इम्यून शक्ति बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की होती है। तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है पैथोलॉजिकल रोल के बारे में। पैथोलॉजिकल रोल क्या होता है, ध्यान से सुनिए। एलर्जी, जैसे किसी पर्सन को एडिमा हो गया, लिखा यूटी यानी कैरिया हो गया, यानी डर्मेटिसिस हो गया, तो इन सब में हम क्या कर सकते हैं, पैथोलॉजिकल रोल में एलर्जी की तरह काम करता है कौन, एस्टेरॉइड। ठीक है, स्किन डिजीज, किसी पर्सन को सेरोसिस हो गया, फंगीसाइटिस हो गया, तो उनको ट्रीट करने के लिए हम स्किन डिजीज में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग कर सकते हैं। रीनल डिजीज, किसी पर्सन को यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, मतलब नेफ्रॉन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, बोन तथा जॉइंट डिसऑर्डर में किया जाता है, जैसे आर्थराइटिस हो गया है। ठीक, तो इतना तुम्हारे पास थी किसके बारे में, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है पेनिसिलिन के बारे में, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके सामने लास्ट क्वेश्चन पूछा 60 नोट ऑन पेनिसिलिन। पेनिसिलिन पे आपको क्या करना पड़ेगा, 60 नोट लिखना पड़ेगा। तो अब पेनिसिलिन क्या होता है, याद रखिए, जो पहली एंटीबायोटिक अपने दुनिया में आई थी, ठीक है, यहाँ पर आई थी, उसको क्या नाम दिया गया था, पेनिसिलिन। ठीक है, तो पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक इन मेडिसिन फील्ड, मतलब पहली बार मेडिसिन फील्ड में एंटीबायोटिक का नाम लिया गया था, पेनिसिलिन आई थी। ठीक है, अब इसकी कहानी और पढ़ने के लिए कैसे आई हुई थी, सोशल फार्मेसी में पढ़ेंगे कैसे आई थी, पूरा डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। इसका उपयोग पहली बार 1941 में किया गया था। ठीक, कौन किए थे, पेनिसिलियम नोटाटम से प्राप्त किया गया था, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। क्या कौन किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी किए थे। अब क्या लिख रखा है इसके बारे में समझिए। इसको नोटेटम फैमिली से एक फंगस से प्राप्त किया जाता है, जिसका पूरा नाम तुम्हारे पास क्या होता है, पेनिसिलियम नोटाटम। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है पेनिसिलिन किस फंगस से प्राप्त किया जाता है, तो पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम नोटाटम एक तरह का फंगस है। ठीक है, उस फंगस से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, पेनिसिलिन निकाला जाता है, पेनिसिलिन निकाला जाता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसे क्या किया था, डिस्कवर किया था। अभी देखो फंगस हमारे लिए नुकसानदेह है, बट इसी से पेनिसिलिन बना दिया गया। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गया पहला पोर्शन। अभी हम बढ़ा जाते हैं इंडिकेशन, कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के उपचार में, किसी पर्सन को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया तो उसके उपचार में हम पेनिसिलिन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फीवर में, यानी लिखा है फेरेंजियाइटिस में, इसमें प्रयोग किया जा सकता है। सिफिलिस में, सिफिलिस क्या होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव डिजीज होता है जो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज करता है लंबे समय से। ठीक, इसमें डिप्थीरिया में प्रयोग कर सकते हैं, टिटनस में कर सकते हैं, न्यूमोनिया में हम पेनिसिलिन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपके सामने नेक्स्ट रहा तुम्हारे पास, यानी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहाँ उपयोग नहीं कर सकते हैं। सीवियर एलर्जी, किसी पर्सन को किसी दवा के प्रति ज़्यादा एलर्जी रहे तो उसमें नहीं प्रयोग कर सकते। हाइपोटेंशन में नहीं कर सकते। हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब कोई बंदा इस ड्रग्स के प्रति ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसमें आप नहीं कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में तो आप कदापि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने टोटल इतना पेनिसिलिन के बारे में रहा। तो इस तरह से देखा जाए तो पार्ट बी हमने पूरी तरह से एकदम अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अब ये पार्ट सी हो जाएगा। पार्ट सी में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपको एक एक लाइन में लिखना रहेगा, ज़्यादा नहीं, कम से कम एक लाइन आपको लिखना रहेगा। क्या लिख रखा है, अटेम ऑल द क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज इक्वल कैरी मार्क। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा, डिफाइन टर्म फार्माकोडायनेमिक्स। याद रखना फार्माकोडायनेमिक्स पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए नंबरिंग करके लिखे हैं। जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड कराएगा तो आराम से यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इन सबको। ठीक है, क्या लिख रखा, फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, ये इंग्लिश लिख दिए थे, हम हिंदी यहाँ लिखे हैं। ये यानी फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, ये फार्माकोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम दवा, ठीक है, जिसमें हम दवा हमारे शरीर में कैसे इफेक्ट करता है, मतलब सबसे पहले दवा खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कैसे इफेक्ट कॉजेज करता है, उसी प्रक्रिया को हम फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, डायनेमिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, हाफ लाइफ क्या होता है, व्हाट डू मीन ऑफ द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है इसके बारे में, तो हाफ लाइफ क्या होता है, किसी दवा की आधी मात्रा की किसी जीवित, मतलब कोई आधी मात्रा लिए किसी जीवित प्राणी के अंदर डाल दिए,
तंत्र में प्राकृतिक यानी प्राकृतिक द्वारा विघटित होने पे लगा समय हाफ लाइफ क्या कहलाता है? वो इसी को हाफ लाइफ कहते हैं। सिंपल से समझिए क्या होता है, यानी हाफ लाइफ किसे कहते हैं? कोई एक दवा लिए, किसी जीवित प्राणी के अंदर डाल दिए, ठीक है, किसी जीवित प्राणी के अंदर डाल दिए, ठीक है, अब वो आधा टूटने में, उसको टूटने में, जो उसको आधा टूटने में, जैसे 100% रहेगा, 100% जब 50% होगा, ठीक है, 50% होगा, जब वो टूटने में कितना समय लग रहा है, उसी को हाफ लाइफ कहते हैं, उसका हाफ लाइफ कहते हैं। और हर एक दवा की अलग अलग हाफ लाइफ होती है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है यहाँ पर, नेक्स्ट में क्या एग्जांपल दिया है जी, ये यानी देखो, गिव एग्जांपल ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कोई 2 एग्जांपल बताना जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है। तो इसमें तुम्हारे पास एग्जांपल ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एमिलोडिपिन आ जाता है, वेरापामिल आता है। चौथा देखा जाए तो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा है, चौथा नंबर क्वेश्चन हमसे कह दिया है, नेम एनी 2 ड्रग्स बिलोंग टू एंटी एडर्नर्जिक ड्रग्स, किसी ऐसी 2 दवा का नाम बताना पड़ेगा जो एंटी एडर्नर्जिक ड्रग्स के अंतर्गत आती है। इसमें मेटाप्रोलॉल यानी मेटाप्रोलॉल आता है, प्रोप्रानालॉल आता है, प्रोप्रानालॉल आता है। इसका 2 एग्जांपल ये हो जाएगा यहाँ से। 5वां नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, लिखा राइट ए नेम ऑफ ड्रग्स यूज इन ग्लाइकोमा, कोई एक दो, यानी अब इसमें नहीं कहा कितना, बट हम 1 बता देंगे तब भी सही है, 2 बता देंगे तो सही है। किसी ऐसी दवा का नाम बताना जो ग्लाइकोमा में प्रयोग किया जाता है। ग्लाइकोमा देखा जाए तो एक आई डिजीज है, आँख में होने वाली बीमारी है, ठीक है। तो आई डिजीज में तुम्हारे पास क्या होगा, टीमोलाल हो जाएगा, बीमाटोप्रोस्ट हो जाएगा। तो टीमोलाल सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला दवाओं में से एक है। फिर क्या दे रखा है, अब ये देखिए, बोले थे ना ये आएगा ही आएगा, ठीक है, करण अर्जुन आएंगे, देखिए आ गए हैं आपके सामने, ठीक है। यानी लिखा स्टेज ऑफ एनेस्थेटिक, अभी स्टार्टिंग में बोले थे 4 स्टेज होते हैं। एक एनाल्जेसिक स्टेज जो दर्दनाशक होता है, एक डिलीरियम होता है जो उत्तेजना उत्पन्न करता है, सर्जिकल एनेस्थेटिक जो शून्य करने का काम करता है, मेडुलरी पैरालिसिस मतलब यदि एनेस्थीसिया ज़्यादा अमाउंट में देंगे तो उस पर्सन को लकवा मार देगा, ठीक। ये हो जाएगा इनके बारे में। 7वां नंबर क्वेश्चन का यहाँ आंसर लिखते हैं, क्या दिया गया है, क्या पूछा है जी, कह दे रखा विच आर द फॉलोइंग एंटी एंजाइनल ड्रग्स है, ठीक है, एक्ट एज द लोकल एनेस्थेटिक, मतलब क्या कह दिया है, ऐसी दवा नाम बताना जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स भी है, लोकल एनेस्थेटिक की तरह प्रयोग किया जाता है। उसमें एक लीडोकेन आता है जो लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करता है। लीडोकेन कहीं दिया है, क्यूनिडीन हो जाएगा, प्रोकेनामाइड हो जाएगा, लीडोकेन हो जाएगा और स्मोलोल हो जाएगा। तो इस पर आप क्या कर देंगे, लीडोकेन पे टिक मार देंगे। नेक्स्ट में 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है, 8वां नंबर क्या पूछा है, फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ हिमेटेनिक्स एक्सेप्ट, मतलब क्या कर देना है यहाँ पर कोई एक किसका हिमेटेनिक्स यानी हिमेटेनिक्स का एग्जाम्पल नहीं है, एक्सेप्ट पूछा, देखिए हम भी कंफ्यूज हो गए जी, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब इसमें से हिमेटेनिक्स का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं भाई, यही लाइव क्लासेस में दिक्कत होती थोड़ा सा, ओ भाई हाँ, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, आयरन एक हिमेटेनिक्स एजेंट है और तुम्हारे फोलिक एसिड हिमेटेनिक्स एजेंट है, विटामिन B12 हिमेटेनिक्स एजेंट है। ह्यूमन सीरम एल्बुमिन जो होता है इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास इसका एग्जाम्पल सही हो जाएगा, यहाँ इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। इधर पे आते हैं, कह दिया तुम्हारे पास 2 कंट्राइंडिकेशन ट्रीटमेंट फॉर द एंटी, ठीक है, एंटी प्लेटलेट एजेंट, कोई 2 कंट्राइंडिकेशन बताना पड़ेगा, कहाँ कहाँ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो 9वें का आंसर आपके सामने ये हो जाएगा, क्या लिख रखा, एक्टिव ब्लीडिंग में किसी पर्सन को अभी तुरंत ब्लड बहाना स्टार्ट होगा तो आप नहीं कर सकते हैं। हीमोराइजे यानी कि हीमोराइजिक स्ट्रोक में या हेड के स्ट्रोक में या ट्रामा के केस में कईयों लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रामा के केस में आप नहीं कर सकते हैं, तो ये कईयों केस हो सकते हैं जहाँ पर एंटी प्लेटलेट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, डिफाइन मेडियाट्रिक्स क्या होता है। मेडियाट्रिक्स क्या होता है, देखिए आँख की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें प्यूपिल आपकी डायलीट कर जाती है, इससे आँख बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो डायलीशन ऑफ प्यूपिल को हम मेडियाट्रिक्स बोला जाता है, क्या बोलते हैं, मेडियाट्रिक्स बोला जाता है, जो आपके सामने ये दे दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट में क्या तुम्हारे पास दिया है 11 नंबर, एग्जाम्पल ऑफ म्यूकोलाइटिक एजेंट। म्यूकोलाइटिक एजेंट का कोई 2 एक एग्जाम्पल बताना। देखो क्या एग्जाम्पल ऑफ म्यूकोलाइटिक एजेंट, इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एसिटाइल सिस्टेनिन हो जाएगा, कार्बोसिस्टीनिन हो जाएगा। ये आपके 2 एग्जाम्पल यहाँ से दिए गए हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा, बल्क लैक्सेटिव आर यूज इन, बल्क लैक्सेटिव किस में प्रयोग किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी आप देखें बल्क लैक्सेटिव किस में प्रयोग किया जाता है, या ठीक है लैक्सेटिव कॉन्स्टिट्यूशन में, कब्ज में हम प्रयोग कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 13 नंबर
कह दिया है डैश 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 इज ए सल्फा यानी सल्फोनील यूरिया डेरिवेटिव है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो सल्फानील यानी यूरिया डेरिवेटिव के अंतर्गत आता है। यानी लिखा मेफनामिक एसिड, ये तो नहीं होता था, ये तो हमारे पास ग्लाइकोसिडिक एजेंट होता। रेफाम भी रीपाग्लिनाइड हो जाएगा, एस्कॉर्बस हो जाएगा एंड टलबूटामाल हो जाएगा। टलबूटामाल इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में क्या लिखा है, ट्रिपल रिस्पांस डज नॉट इंक्लूडेड, मतलब इसमें ट्रिपल रिस्पांस किसके अंतर्गत नहीं आता, फ्लोरा के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये आपके सामने ई बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कह दिया है तुम्हारे पास गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स, किसी 2 ड्रग्स का नाम बताना पड़ेगा जो एंटीवायरल होता है। यहाँ पर हम नंबरिंग डाल के करते हैं 15 नंबर का। ठीक है, जिसे आपको नोट जब दिया जाएगा तो उसी में आपको मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर दिया है, किसी 2 एंटीवायरल ऐसी दवाइयाँ जो वायरस के अगेंस्ट प्रयोग की जाती है उसका 2 कोई एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास अभी कोरोना में किया गया था, एसाइक्लोवीर का नाम प्रयोग किया गया था। एसाइक्लोवीर, ये सी है, ये एल है, ये सी है, एसाइक्लोवीर हो जाएगा। दूसरा तुम्हारा रेमडेसिविर हो जाएगा, या तुम्हारे पास लिख दो एसेलेटोमीवीर हो जाता है। तो 2 एग्जाम्पल बता दिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 16 नंबर पे आते हैं। कह दिया है व्हाट इज ए, ठीक, व्हाट इज बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट, बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अभी इसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी दवाइयाँ जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकती हैं, ऐसी दवाइयाँ, ये क्या लिख दिए जी जो तुम्हारे पास ऐसी दवाइयाँ जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोके, क्या करे, ग्रोथ को रोके। ठीक है, ग्रोथ को रोके, उसे हम एंटी बैक्टीरियल या बैक्टीरियोसाइडल बोलते हैं। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, 17 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा है जी, 17 नंबर पे सल्फा एमाइड इज स्ट्रिक्टली सिमिलर टू, सल्फा एमाइड एक तुम्हारे पास पाबा के, ठीक है, सिमिलर होता है, पाबा के सिमिलर, पापा नहीं पाबा होता। अब ये गुरुदेव क्या होता है, पी से देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, पैरा अमीनो। ठीक है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड होता है। ठीक है, यह पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड होता है। ठीक है, आपके सामने ब्रैकेट के बंद कर देंगे। 18 नंबर क्या दिया गया है, इसके बारे में आप देखिए। ठीक है, 18 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया भैया, इसमें देखिए कह दिया है 2 एग्जाम्पल ऑफ द अमीनो ग्लाइकोसाइड, कोई 2 एग्जाम्पल बताना अमीनो ग्लाइकोसाइड का। तो कोई ये लिख देते हैं जेंटामाइसिन लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, जेंटामाइसिन हो जाएगा, जेंटामाइसिन हो जाएगा। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एमिकासिन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा है 19 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, क्या दे रखा, लिख रखा डिफाइन द टर्म ED50, ED50 को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। सिंपल सा, ऐसी दवा की खुराक जो परीक्षण के अनुसार किसी जनसंख्या पे दी जाती है तो 50% अपने प्रभाव को उत्पन्न करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ED50 बोलते हैं। हिंदी में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, किसी, ठीक है पूरा याद रखना, किसी दवा का दवा की या का लिख देते हैं, की लिखते हैं, वह खुराक वह खुराक है जो परीक्षण, ठीक है, जो परीक्षण की गई जनसंख्या, परीक्षण की गई जनसंख्या के, परीक्षण की गई जनसंख्या के 50% में चिकित्सीय, हमारे पास क्या हो जाएगा, 50% चिकित्सीय प्रभाव को उत्पन्न करता है, या प्रभाव उत्पन्न करती है या करता है। जब की लिखें तो करती लिख देना। ठीक है, करती है, उसे क्या कहते हैं, ED50 बोला जाता है। क्या दे रखा है, इसके बारे में आते हैं भैया। कह दिया एग्जाम्पल ऑफ एरिदमिक ड्रग, एरिदमिक ड्रग जो मतलब एंटी रिदमिक क्या होते हैं, जो हमारे पास हार्ट रिदम में काम करता है ना, तो कभी कभी अरिदम हो जाता है, सही से नहीं काम करता, तो उसको अगेंस्ट जो प्रयोग की जाता है उसी को एंटी रिदमिक कहते हैं। कोई एक एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। इसमें तुम्हारे पास क्या हो गया, इमिडाडोरोन आता है। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरी तरह से यहाँ पर कवर कर लिया है। आपको बता देना चाहते हैं, इसका आपको नोट यदि चाहिए, ठीक है, इसका आपको नोट चाहिए तो इसकी प्राइस केवल और केवल मात्र कितना रुपये रखी गई है, 25 रुपये रखी गई है। 25 रुपये में इसको आपको PDF अपने व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं और पूरी तरह से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं।
ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते बता देते हैं, आप प्लीज़ टॉपर बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि उसमें सब कुछ आपको डिटेल में कराया जाएगा। 2022 का पेपर सोल्यूशन, 2024 का, 2023 का, लास्ट में सुपर 25 क्वेश्चन कराया जाएगा। और जितनी टर्मोलॉजी हैं, जैसे टर्मोलॉजी को भी इसमें आपको अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाएगा। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने फार्माकोलॉजी को हिंदी और इंग्लिश, हिंदी यदि इंग्लिश में आप देखना चाहते हैं तो इसका भी लिंक हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको भी देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट पर जाके वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चाहे जैसे आप कितने लोगों को कहना है कि सर हिंदी में लिखिए कि इंग्लिश में, चाहे जैसे आप लिखिए, उसकी टेंशन नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नहीं सेंटेंस बना रहे हैं कुछ और, पूछा है कुछ और, जा रहे हैं ईर घाट मार रहे हैं तीर घाट, ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो ये आपके सामने हो गया पूरी तरह से फार्माकोलॉजी खत्म। चलिए आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि क्या लगा। यदि कोई त्रुटियाँ रहेगी तो प्लीज़ वो भी बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, बताना पड़ेगा मतलब बताएंगे तो उसको गलतियों को सुधारा जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और जो भाई शुरू से ये 1 घंटा कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े थे उनको तहे दिल से स्वागत है उनका। ठीक है